चलेगा। बताइएगा, मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार की चर्चा 3 में। तीन में भाग सर। 3 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। सही है, भाग 3 में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक मौलिक अधिकार होगा? 19 से 12 से 22। 35। 19 से 22 तक होगा। वाह रे वाह, 19 से 22 तक है मौलिक अधिकार। 12 से 12 35 से तक जो है कि आपको होगा। 12 से इसीलिए ना बोलते 35 हैं कि क्लास में नहीं रहिएगा तो कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होने वाला है। जैसे आप लोग का इच्छा कर रहा है पेड ग्रुप वाला, वैसे कीजिए, हमको कोई लेना देना नहीं है ना। जो मन कर रहा है वैसे कीजिए, कुछ नहीं बोलना। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का मैग्मा कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्मा मूल कार्टा अधिकार को ही। भाग 3 मौलिक अधिकार को कहा जाता है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में मूल में 7 थी गो। ना सर। 7 था, लेकिन वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान में एक कितना गो होने है। वाला है? हाँ, 6 जो है कि आपको होने वाला है। तो एक निकाला गया, किसको निकाला गया? एगो संपत्ति का अधिकार 19 के संपत्ति के 6। अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया? 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978। 1978 के तहत ऐसा किया गया। 19 के 1 के जो है कि आपको कितना नंबर का पॉइंट? छठा पॉइंट। और जो है कि था सर। अनुच्छेद नंबर 31, ये दोनों को निकाल कर कहाँ रखा गया? 300 के ए में। 300 के क में भाग 12 में जो है कि आपको हिस्सा आएगा। किसका हिस्सा आएगा? भाग 12 का जो है कि आपको ये हिस्सा आएगा, इसमें रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रेट निकालता है? सुप्रीम कोर्ट 32 आर्टिकल 32 के 32 तहत के जो है तहत। कि आपको निकालता है। जबकि हाई कोर्ट की बात करेंगे, हाई कोर्ट किसके तहत रेट निकालता है? 226। 226 के तहत जो है कि आपको निकालता है। अगला प्रश्न, समता या समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है? 14 में। 14 से लेकर 18 तक जो है कि समता या समानता का अधिकार जो है कि आपको देखने को मिलेगा, है ना। स्वतंत्रता का अधिकार किससे कहां से कहां तक देखने को मिलेगा? 19 से 22। 19 से 22 यही तक बता स्वतंत्रता दिए का सर, अधिकार जो है घबरा कि आपको करके। देखने को मिलेगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे। शोषण का विरुद्ध अधिकार कहां से कहां तक? 23-24। 23-24 में शोषण का विरुद्ध अधिकार देखने को मिलेगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? धर्म की स्वतंत्रता 25 का से अधिकार 28। धर्म की स्वतंत्रता 25 हो से जाएगा। 28 तक जो है कि आपको देखने को मिलेगा। 25 से और 28। शिक्षा संस्कृति की बात करेंगे, इसका अधिकार कहाँ देखने को मिलेगा? 29-30। 29-30। 29-30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में? संवैधानिक 32। उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 नंबर में। 32 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 19 का 1 क्या बोलता है? 19 का 1 19 का 1 बोलता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की आजादी आपको मिलेगा आजादी। 19 के 1 के तहत। ठीक ना। 19 का 2 क्या बोलता है? 19 का 2 बिना सभा करने की शांतिपूर्ण रूप से स्वतंत्रता। सभा करना या एकत्रित होने की आजादी जो है कि आपको 19 का 2 जो है कि आपको देता है। 19 का 3 क्या बोलता है? 19 का 3 संगठन बनाने की संघ या स्वतंत्रता। संगठन बनाने की आजादी जो है कि आपको 19 का 3 बोलता है। 19 का 4 क्या बोलता है? 19 का 4 घूमने की बिना रोके भारत चार के और किसी भी घूमने की स्थान पर, स्वतंत्रता। है ना, भारत में किसी भी स्थान पे घूमने की स्वतंत्रता होने वाला है 4 में। 19 का 5 क्या बोलता है? 19 का 5 रहने की 5 में बोलता हाँ, है बसने बसने की की आजादी या स्वतंत्रता। रहने की आजादी जो है कि आपको बोलता है। ठीक ना। 19 का 6 हट गया। 19 का 7 की बात करेंगे। 19 के 7 में क्या है? व्यवसाय व्यवसाय करने की करने की स्वतंत्रता। आजादी। है, वहां से भी 6 हटा है, तो मतलब यहाँ में वहां में कहाँ क्या से 6 अंतर हटा है? है? यही से ना 6 हटा है, वहां से थोड़ी ना हटा है। यही से हटा है सर। यही ना हटा है, कहाँ से 6 हटा है? और 7 था ना, तो मतलब एक 7 संपत्ति को गो अधिकार को मौलिक हटा कर। अधिकार था ना, तो मौलिक अधिकारों की संख्या यहाँ पर जो है कि आपको 7 गो है। 7 गो में से यही 19 का 1 से लेके 7 गो था, तो 19 के 1 से लेके 7 गो में से एगो यो मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है ना, जो संपत्ति का अधिकार के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। इसी में का चर्चा वहां भी किया है, अलग से कोई नहीं लाया है उसको। ठीक है, इसी का चर्चा किया है। ठीक ना। आगे चलते हैं। 7वां में था व्यापार और वाणिज्य करना या रोजगार करने की आजादी आपको मिलता है। ये 7 में जो है कि आपको लिखा हुआ था। 19 तक हमने आपको आर्टिकल करवाया था। 19 के बाद गला खराब होने के कारण कल क्लास जो है कि यहीं पे बंद हुआ था। आज जो है कि आर्टिकल नंबर 20 से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? सर धीरे 20 धीरे से शुरू बोलिएगा करेंगे। सर। धीरे धीरे याद चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे तो धीरे बोलेंगे। धीरे बोलिएगा सर, आप जो बोल रहे हैं। चलिए सर ठीक है, बोले आते कि हैं। सर बोलिए। आर्टिकल 330 और 31 में की है सर। आर्टिकल 330 330 में है SC/ST का जो है कि आपको प्रशासन जो है SC/ST का आरक्षण होगा। 330 में लोकसभा में, और 331 में
एंग्लो इंडियन जो है कि आपको 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में इसकी नियुक्ति की जाएगी। यही 330 और 331 में 104 संविधान संशोधन से इसको 104 हटाया के गया। तहत जो है कि आपको इसको हटा दिया गया है, और 104 के तहत SC ST को जो है कि 10% का आरक्षण को क्या कर दिया गया, बूम कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, क्या सर ये क्वेश्चन क्या आपने पूछा था सर? 330 और 31 ST SC था ऑप्शन, तो नहीं मारे। 330 में SC ST है, 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन। तो ठीक है, तो 330 वाला एक SC ST से है, 331 वाला एंग्लो इंडियन से है। ये दोनों को संशोधित करने के लिए 104वां नंबर का संविधान संशोधन आया था। कितना नंबर का? 104वां नंबर का। ठीक है, आते हैं आर्टिकल नंबर 20 पे चर्चा करते हैं। आर्टिकल 20 क्या बोलता है? आर्टिकल 20 को जरा समझिएगा। आर्टिकल 20 बोलता है कि अपराध सिद्ध होने पर ही सजा का प्रावधान किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अपराध सिद्ध होगा तभी जो है कि किसका प्रावधान होगा, सजा का प्रावधान होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर केस हो गया था, आप एक क्या हो गए, अपराधी हो गए। केस जो है कि किसी के ऊपर भी हो सकता है ना, FIR किसी के ऊपर हो सकता है। केस हो गया इसका मतलब घबराना नहीं है कि आप अपराधी बन गए। अपराधी तब बनिएगा जब आपका क्या हो जाए, अपराध सिद्ध हो जाए। जब तक आपका अपराध सिद्ध नहीं होता है तब तक आप क्या नहीं है, अपराधी नहीं है। ठीक ना, यही जो है कि आपको आर्टिकल नंबर क्या बोलता है, आर्टिकल जो है कि आपको 20 बोलता कोई भी है। अब घटना किसी को हो सर देखिए, मानव के हाँ साथ, कोई भी घटना हो, जब तक आप पर FIR हो जाता है, आप पर केस हो जाता है, आपका केस वैलिड तब होगा जब इसमें आपका अपराध सिद्ध हो जाएगा। जांच होगी, FIR भी होता है तो उसकी सबसे पहले जांच की जाती है। जांच होने के बाद इसमें रिपोर्ट आता है कि इसमें कौन कौन सा व्यक्ति संलिप्त था, इसमें कौन कौन मिला हुआ था। अगर उस जांच में आपकी नाम आती है तभी आप अपराध में जो है कि आपको गिनती होगा। अगर आपको केस में नाम आ जाता है तो आप अपराधी नहीं हो गए। बस केस में नाम आता है तो केस से नाम हट भी जाता है ना, हट भी जाता है। मतलब अपराध तब होगा जब आपका अपराध क्या होगा, सिद्ध होगा। तो अपराध सिद्धि के संबंध में सजा का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? 20 आर्टिकल नंबर 20 में किया गया। यहाँ पर 3 पॉइंट जो है कि आपको देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट तो आपको हम बता दिए। दूसरा पॉइंट आपसे बोल रहा है कि एक अपराध के लिए कितना सजा आपको मिलेगा, एक अपराध के सजा। लिए आपको एक सजा जो है कि आपको दिया जाएगा। आप किसी का जो है कि मृत्यु करते हैं तो एक अपराध आपने किया है तो उसके लिए आपका कितना सजा होगा, एक सजा होगा। आप किसी का घर डकैती करते हैं तो उसके लिए एक सजा होगा। मतलब 3 को आप कांड कर दिए तो उसके लिए कितना सजा आपको होगा, 3 सजा 3 होगा। सजा। एक कांड किए तो एक सजा होगा, लेकिन एक ही केस में आपको 2 सजा नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है कि एक ही केस किए, एक ही कांड आप किए हैं, उसके लिए 2 सजा नहीं। लालू यादव का नाम सुने होंगे। लालू यादव चारा घोटाला में विभिन्न सारे जो है कि केसों में फंसे थे, और विभिन्न सारे केसों में अलग अलग उनको सजा का प्रावधान किया गया था। इसीलिए आपको बोला गया कि एक अपराध के लिए कितना सजा, एक सजा का प्रावधान जो है कि आपको किया गया। ठीक है, दूसरा नंबर का बात बोलिएगा, दूसरा क्या बोलता है? जब आप पर केस हो जाएगा तब आपको गवाही, खुद की गवाही देने के लिए क्या नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। बाध्य खुद नहीं की किया गवाही जाएगा। देने के लिए जो है कि आपको बाध्य नहीं किया जाएगा, है ना। खुद की गवाही आप देने का मन है तो दीजिए, नहीं देने का मन है तो नहीं दीजिए। बाध्य नहीं है कि आप देना ही है तो देना ही है। और चौथा नंबर का बात लिखा गया कि उस समय के कानून के हिसाब से आपको क्या होगी, उस समय के कानून के हिसाब से आपको सजा का प्रावधान जो है कि किया जाएगा। कोई घटना है, कोई घटना वर्ष 2018 में घटती है, उस 18 में घटना के जो है कि सजा का प्रावधान किया गया है कि इसमें जो है कि 20,000 रुपये का फाइन है और 6 महीना का क्या होगा, 6 महीना का जेल होगा। और यही घटना जो है कि आपको 2022 में इसी घटना को तब्दील कर दिया जाता है सरकार के द्वारा, और इसमें बोला जाता है कि अब ये 6 महीने के जगह कितने महीने हो गए, अब ये हो गए 1 साल हो गए। कितने साल, 1 साल जो है कि आपको हो गए। और जो है कि राशि कितनी हो गई, राशि हो गई 50,000। कितनी हो गई, 50,000 हो गई। अब जरा समझिएगा, आपने अगर 2018 में घटना किया है, 2018 में आपने ये कांड किया है, तो आपको कितने साल कितने रुपए की राशि की सजा की प्रावधान किया जाएगा आपके लिए? 6 माह 20,000। हाँ, 20,000 का किया जाएगा। लेकिन वही घटना अगर कोई 2020 में करता है तो उसको कितना राशि और कितने वर्ष की सजा होगी? 1 साल और 50,000। 50,000। 1 लाख 1 हाँ, साल 50,000। हाँ, 50,000 रुपए की जो है कि उसको सजा का प्रावधान जो है कि आपको किया जाएगा। यही था उस समय के कानून के हिसाब से सजा का प्रावधान जो है कि किया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर किसमें चर्चा है, इस सारा का सारा बात जो है कि आर्टिकल नंबर 20 में जो है कि आपको चर्चा किया गया। कोई दिक्कत 20 में? आगे चलते हैं 21 पे आते हैं। 21 को समझिएगा। मतलब 21 सर में 18 का घटना 24 में होगा तो उसमें सजा और पैसा दोनों बढ़ जाएगा ना। तो अब बढ़ना होगा तभी। घटना में संशोधन करके 2020 में इसको कर दिया है 1 साल 50,000 रुपया। 1 साल 50,000 जब तक नहीं रहेगा, जब तक इसमें कोई फिर संशोधन नहीं होता है। अब 2020 से लागू है, 2024 में करिए, 2025 में करिए, 2030 में करिए, उससे मतलब नहीं है। जब तक ये लागू है, इतना रुपया है, इतना साल का सजा आपको होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। आगे चलते हैं।
अगला सुनिएगा, अगला है आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल 21 क्या बोलता है, जरा पढ़िएगा आर्टिकल 21 को। प्राण एवं दैहिक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, आर्टिकल जीवन 21 जीने में की जो है कि आपको अधिकार। प्राण एवं जो है कि आपको दैहिक स्वतंत्रता बोलता है। मतलब कहने का मतलब है कि आपको जीवन जीना, आपका खुद का जीवन जो है कि कैसे आप जिएगा, इसकी जो है कि आजादी आपको मिलती है। ठीक ना, किसके आर्टिकल के तहत मिलती है, तो आर्टिकल नंबर 21 के तहत जो है कि आपको मिलती है ना। आपको कैसे खाना खाना है, आपको कैसे रहना है, आपको कैसा कपड़ा पहनना है, आपको फट्टल जींस पहनना है, फट्टल शर्ट पहनना है, ये आपकी खुद की आजादी है, खुद का जीवन जीने का अधिकार है, खुद का लाइफ स्टाइल है। किससे आप ब्याह कीजिएगा, किससे आप शादी कीजिएगा, ये सब आपका अधिकार है। ये सब जीवन जीने का अधिकार आपको किस आर्टिकल के तहत आपको मिल रहा है, ये आर्टिकल नंबर 21 के तहत जो है कि आपको मिल रहा है। इसमें आपको सरकार ना रोकेगी ना टोकेगी आपको, लेकिन आपको थोड़ा सा देख के बरकरार जो है कि आपको जो है कि सबको जो है कि देखते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि हमरा बोल रहे फाटल कपड़ा पहन के चलने के लिए तो पूरा का पूरा फटले पहन के चल दिए, वो वाला बात नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि एकदम शॉर्ट से शॉर्ट जो है कि ड्रेस पहन के चलता है ना। उसका जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार में लिखा है, लेकिन वर्तमान के वातावरण इन्वायरमेंट को भी तो देखने का आपका काम होगा ना। वातावरण जैसा होगा वैसा काम यस कीजिए। सर। गोवा में जाइएगा, हमारे गोवा में जाके संस्कृति साड़ी को भी पहनिएगा तो देखना ना आदमी है जो है कि सर। मूर्खे ना समझेगा। और जो है कि आप पटना में रहिएगा, आप पटना में जो है कि रह के जो है कि हॉट पैंट और टी शर्ट पहन के घूमिएगा तो ये जो है कि आपको होवे ना करेगा दिक्कत। तो इसलिए जिस वातावरण में रहिए उस वातावरण के, लेकिन आपको पहनने का अधिकार आर्टिकल 21 देता है, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपको जैसे मन हो वैसे आप चलिए, कोई आपको रोकने के लिए बाध्य नहीं करेगा। इसकी चर्चा किसमें है, आर्टिकल नंबर 21 में जो है कि आपको 21 किया में। गया। ठीक है, आगे आते हैं। आर्टिकल 21 का क क्या बोलता है। आर्टिकल 21 का क बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार पुलिस में इस बार पूछ चुका है। आर्टिकल 21 का क होने वाला है, क्या होने वाला है जरा समझिएगा। आर्टिकल 21 में बोला गया कि जो सरकार होगी, सरकार ये कितने वर्ष के बच्चों को, 6 वर्ष से लेकर 14 से वर्ष के 14 बच्चों को, वर्ष। है ना, निःशुल्क जो है कि शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है कि करेगा। मतलब सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या देगी सरकार, जो है कि अपने तरफ से निःशुल्क शिक्षा जो है कि आपको देने का अधिकार सरकार की होगी। और इसके लिए संविधान में एक संशोधन किया गया। वह संशोधन कौन सा था, 86वां संविधान संशोधन 86वां 2002। संविधान संशोधन कौन सा था, 86वां संविधान संशोधन था 2002 का जो है कि आपको संविधान संशोधन था, जिसमें जो है कि 6 से 14 वर्ष को बच्चों को क्या दिया गया, निःशुल्क शिक्षा का और अधिकार शिक्षा का अधिकार जो है कि आपको दिया गया था। कोई दिक्कत है क्या, 21 का कम है। आते हैं 22 में। नहीं सर। 22 में 22 की बात करते हैं, आर्टिकल एक नंबर चीज 22 और में। था हाँ ना बोले। सर कि इमरजेंसी के टाइम में ये दोनों 20 और 21 नए अथी खत्म किया जाता है ना तो ये 21 के क वाला नहीं है, 20 और 21 को जो है कि आपको खारिज नहीं किया जाएगा। अच्छा, 20 और 21 का खारिज इसलिए नहीं किया जाएगा कि इमरजेंसी के समय आप जो है कि कोई अपराध कर देते हैं, अगर इसको खारिज कर देगा तो आपको तो गिरफ्तारी होवे नहीं करेगी आपकी, है कि नहीं। वही सही तो बोल अगर रहे हैं आप सर, इमरजेंसी इसमें लगा हुआ है, अपराध अगर सीधा 20 किया है। और 20 जो है कि अगर 21 अगर खारिज हो जाता है तो 20 के तहत आपकी गिरफ्तारी होगी ही नहीं, तो आप तो बचे रह जाइएगा। 21 में आपका जीवन जीने का अधिकार है। देश में प्राण इमरजेंसी है, एवं उसका दैहिक मतलब क्या, स्वतंत्रता। आप तो अपना जीवन जिएगा कि नहीं जिएगा, है ना। तो इसलिए ये यस सर, दोनों को खारिज नहीं किया जाता है, बाकी सबको खारिज कर दिया जाता है। कर ठीक है, दिया जाता आगे चलते है। हैं। यस इसी में ना आर्टिकल में ही ना पढ़ते हैं, राष्ट्रपति का जो कानून लागू होता है वो किस आर्टिकल में है। राष्ट्रपति का कानून किसमें, ये किसकी बात आएगा कर रहे हैं, आगे, अभी आगे राष्ट्रपति आएगा में चल रहा है, मौलिक 356 में अधिकार है। में बात कर रहे हैं, वो 352 कुछ की है बात सर, करेंगे, राष्ट्रीय राष्ट्रपति परीक्षा में। शासन जो नहीं होता है सर, वो हाँ, बोल तो रहे वो जो है राष्ट्रपति शासन 356 में जो है कि स्टेट आपको हो जाएगा। ठीक इमरजेंसी। ठीक है, 356 में राजकीय आपातकाल के नाम से उसको जानते हैं। हैं। ठीक है, इसमें आगे ये चलते वाला भी है ना सर, जब बिना हेलमेट लगाए हुए अधिक धुआं वाला वाहन पे पुलिस चालान काटेगी। क्या, बिना अधिक वाहन, बिना हेलमेट वाले और बिना अधिक धुआं देने वाले वाहन पे पुलिस चालान काटती है, किसे में ना है। हाँ 21 के तहत क्या है कि उसमें भी क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होने वाला है। प्राण एवं दैहिक यस आपका सर। स्वतंत्रता होगा। प्राण की जो है कि आपको जो है कि बिना हेलमेट चलिएगा तो आपका प्राण जो है कि क्या हो, खतरा सुरक्षा में है। के लिए इसलिए जो मतलब है है कि ना आपको सर। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है कि आपको ये चालान जो है कि आपको काटती है ना। यस। आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 22 की बात करते हैं। 22 में क्या दिया है, 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से जो है कि आपको संरक्षण जो है कि आपको दिया है। यहाँ पर 3 चीज आप कर सकते हैं। कोई पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है, 3 घटनाएं आपके साथ घट सकती है। पहले घटना क्या घटेगी, अगर आपको कोई व्यक्ति या कोई पुलिस आपको आता है गिरफ्तार करने, तो आप उसका कारण पूछ सकते हैं कि हमको किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। सबसे पहला नंबर बात कि आपको पता नहीं है कि आपको गिरफ्तारी हो रही है, तो आपको कारण जानने का आपका क्या है, अधिकार आपको मिलता है कि आपको जो है कि किस कारण से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। पहला नंबर बात खत्म होता है।
दूसरा समझिएगा, जब आपको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है, ठीक है, जब आपको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है तो आपको अपने मनपसंद, जो आपका मनपसंद वकील है, उससे आपको सलाह लेने का अधिकार देता है। मतलब वकील से बात करने का आपको अधिकार सरकार या कानून जो है कि भारतीय संविधान जो है कि आपको देता है। अगर आप गिरफ्तार भी हो गए तो आपको क्या मिलेगा? कानून का सलाह मिलेगा। मतलब आप वकील से चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कब? जब आप पुलिस कस्टडी में होंगे तब। दूसरा नंबर का बात। तीसरा नंबर का बात जो है कि क्या होगा जरा समझिएगा, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है और जिस समय अपना डायरी में मेंटेन करती है, उस समय मेंटेन करने के जिस समय का जो होगा समय होगा, उस समय से अगले 24 घंटे के अंदर उसको कहाँ पे पेश करना पड़ेगा आपको? न्यायपालिका न्यायालय के समक्ष में। जो है कि के आपको, समक्ष। है ना, न्यायपालिका के समक्ष, न्यायाधीश के समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको क्या करना पड़ेगा? उसको पेश करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज को याद रखिएगा, यहाँ पे बस ये अवकाश लिखा और है रविवार कि में जाने सर। आने को जो है कि नहीं, अवकाश नहीं, अवकाश में भी जो है कि आपको न्यायाधीश बैठते हैं, मजिस्ट्रेट बैठता है। ऐसा नहीं है कि संडे को आप गिरफ्तार होंगे, सैटरडे को होंगे तो संडे को कोर्ट छुट्टी है तो आपको नहीं किया जाएगा। संडे को भी स्पेशल कोर्ट बैठती है जिसमें केवल और केवल जो पकड़ा के आते हैं उन्हीं को जो है कि सुना जाता है। ऐसा कोई ऐसा दिन नहीं है, छुट्टी के दिन भी कोर्ट आपको बैठती है। छुट्टी का दिन जिस दिन होता है ना, छठ, दीपावली, दुर्गा पूजा, सब में कोर्ट बैठती है। भले कोर्ट का छुट्टी हो वो अलग बात है, मजिस्ट्रेट बैठेगा, मजिस्ट्रेट बैठेगा, ठीक ना? ऐसे सुने सर, रविवार को नहीं बैठते हैं सर। नहीं, सब दिन जो है कि आपको मजिस्ट्रेट जो है कि आपको बैठता है ना, A to Z दिन जो है कि आपको मजिस्ट्रेट जो है कि आपको बैठता है, ठीक है। 24 घंटे के अंदर में आपको क्या करना पड़ेगा? न्यायपालिका के समक्ष जो है कि आपको पेश करना पड़ेगा, है ना। लेकिन क्या इसमें अपवाद है? जाने आने का समय को जो है कि आपको छोड़ दिया जाएगा। क्या होगा? जाने आने के समय को जो है कि आपको छोड़ दिया जाएगा। हाँ बोलिए। पुलिस सैटरडे को ही पकड़ने क्यों जा जाती है सर? जाने का सैटरडे में दे। ऐसा कुछ तो नहीं है कि सैटरडे को ही जाके पकड़ेगा, कोई पकड़ सकता है। नहीं सर, संडे को रखता है सर थाना में ही सर। नहीं, संडे को ही मजिस्ट्रेट बैठता है, जहां तक मेरी जानकारी है, हम अपनी जानकारी के हिसाब से जो है कि आपको बता रहे हैं कि इसीलिए हम इतना कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं। सर इसके अंदर क्या बोले, ये 24 घंटे के अंदर पेश करना होगा, क्या बोले? वरना उसके बाद क्या? 7 दिन बैठता है, 7 दिन होता है, संडे को भी होता है। वही तो बोले कि हर एक दिन बैठती है ना, हर एक दिन जो है कि आपको बैठता है ना। कोर्ट हर एक दिन बैठता है, कोर्ट किसी दिन जो है कि आपको खारिज नहीं होता है। कोर्ट छुट्टी भी लगेगी ना, हाई कोर्ट की छुट्टी भी होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की छुट्टी भी होगी, तब भी एक कोर्ट बैठेगा। किसके लिए? केवल और केवल जो पकड़ा गया व्यक्ति है उसके लिए वो कोर्ट बैठेगा, और कोर्ट में जो है कि उसकी पेशी होगी, है ना, उसकी जो है कि पेशी जो है कि आपको होगी। सर हाई कोर्ट के बारे में, लेकिन सिविल कोर्ट में हुआ था सर, घर के सैटरडे को पकड़ाया था तो संडे को भी थाने में रहा था, फिर मंडे को गया था। अच्छा तो सुनिए, तो सैटरडे को जो है कि आपको है, तो सैटरडे को अगर रात में पकड़ा होगा, अगर सुबह में डायरी मेंटेन किया होगा, हम आपको क्या बोल रहे हैं, जब डायरी मेंटेन करेगा उस समय से 24 घंटा का समय गिनती शुरू होगा। अगर सैटरडे को गिरफ्तार कर लिया, डायरी मेंटेन नहीं किया, तब कहाँ से हो पाएगा उसका फिर, है ना। अरे कुछ मतलब कागज वगैरह फुट हो जाता है ना, तो दोबारा दूसरा दिन जाता है वो, लेकिन हाजिरी तो हो सकता है बन जाता है उसका। हाजिरी जो है कि आपको बनाना ही पड़ेगा, न होने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। 24 घंटा के अंदर उसको लाना ही है, न्यायालय के समक्ष उसको रखना ही है ना। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है ना। बिल्कुल ये जो है कि सिद्धांत बना हुआ है एकदम सिद्धांत पे। कानून से बड़का पुलिस नहीं है, ठीक है, कानून से बड़का पुलिस नहीं। देखते हैं ना कि बड़का एसपी साहब भी जाते हैं तो कानून के समक्ष जो है कि आपको उनको भी छोड़ता नहीं है। न्यायाधीश सर सुना के भेजता है बहुत अच्छे से, फटकार लगा देता है सर, वही ना, न्यायाधीश जो है कि आपको देता है। फटकार जो है कि आपको लगा देता है ना। यही जो है कि आप सर क्या इसमें क्या बताइए किसमें इसमें 24 घंटे के अंदर न्यायपालिका के समक्ष ये पेश क्या करना बोलते होगा। के बाद क्या बोले थे? मतलब आपको अगर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो 24 घंटे के अंदर आपको कहाँ पे पेशी किया जाएगा? कोर्ट के अंदर आपका पेशी किया जाएगा। आपको समझ में आ गया? कोर्ट के अंदर आपको पेशी किया जाएगा, ठीक है। यही बात ये लिखा हुआ है तीसरा नंबर के पॉइंट में। कोई दिक्कत नहीं सर, आगे चलते हैं। समय के बारे में, हाँ, आने जाने का समय को क्या करके, आने जाने के समय को छोड़कर, टाइम पीरियड जो है कि आपको छोड़कर, अगर कोई पुलिस आपको बिहार का कांड करते हैं, बंगाल में आपको गिरफ्तार करती है, बिहार का कांड करते हैं, उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार, तो उत्तर प्रदेश में जब गिरफ्तार करेगी तो बिहार लाने के समक्ष जो है कि आपको समय तो लगेगा ना, उसको उस समय को छोड़ दिया जाएगा, उस समय को गिनती नहीं की जाएगी। क्लियर? आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला है कि अनुच्छेद नंबर जो है कि आपको 23-24 किसका अधिकार होगा? 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध जो है कि आपको अधिकार होगा। किसका होगा? शोषण के विरुद्ध जो है कि आपको अधिकार होगा। आर्टिकल नंबर सबसे पहले 23 को जो है कि आपको देखते हैं। 23 में क्या लिखा है, जरा पढ़िएगा 23 को।
मनुष्य को मनुष्य को अवैध खरीद बिक्री पर रोक। चलेगा, मनुष्य का अवैध खरीद बिक्री पर जो है कि आपको रोक, और बाला श्रम निषेध मतलब बंधुआ मजदूरी पर भी क्या कर दिया गया है, रोक लगा दिया गया है। होता क्या पहले था कि आदमी जो है कि काम कर लिया जाता था, काम करवा के बेगारी में उसको शाम में जो है कि आपको भेज देता था, उसको कोई रुपया नहीं देता था, उसी को क्या कहते थे, उसी को कहते थे बंधुआ मजदूरी, है ना। बंधुआ मजदूरी पर रोक मतलब बाला श्रम जो आप करवा रहे हैं उस पर आपको रोक किस आर्टिकल के तहत लगेगा, आर्टिकल नंबर 23 के तहत जो है कि आपको लगेगा। और सुनिएगा, मनुष्यों का अवैध कारोबार, है ना। देखते होंगे बहुत सारे लोगों को झांसा दे दिया जाता है कि उस देश में चलो तुमको नौकरी लगवा देंगे, और वहां ले जाने के बाद उसको जो है कि आपको बेच दिया जाता है। ऐसा जो है कि लड़कियों के साथ जो है कि ज्यादा होता है, उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार करके जो है कि लड़कियों को दूसरे जो है कि देशों में जाकर बेच दिया जाता है। इस पर बहुत सारा फिल्म भी जो है कि आपको बना है, एयरलिफ्ट जो है कि आपको फिल्म को देखिएगा, निर्जा फिल्म को देखिएगा, बहुत सारा इसमें फिल्म जो है कि बना है जिसपे जो है कि मनुष्यों का क्या कर दिया जाता है, अवैध कारोबार जो है कि कर दिया जाता है ना। ये सब पर रोक किस आर्टिकल के तहत भारत में लगाया गया है, आर्टिकल नंबर 23 के तहत जो है कि आपको लगाया गया। ठीक है, 24 क्या बोलता है सर, विद्युत जयमाल वाला। हाँ, विद्युत जयमाल वाला भी जो है कि आपको है। आर्टिकल 24 की बात करेंगे, आर्टिकल 24 में क्या है, आर्टिकल 24 पढ़िए। बाल श्रम जो है कि आपको निषेध जो है कि आपको होने वाला है, आर्टिकल 24 में बाल श्रम निषेध होने वाला है। मतलब समझिएगा, बाल श्रम मतलब कि बालक जो होंगे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होंगे, उनको कहाँ नहीं लगाया जा सकता है, कल कारखानाओं में काम पर रोक लगा दिया गया है। मतलब उस पे कल कारखानों में काम नहीं करवाया जाएगा। अगर करवाया जा रहा है तो किसका उल्लंघन होगा, आर्टिकल 24 का जो है कि आपको उल्लंघन जो है कि आपको किया इमरजेंसी में जाएगा। कर सकता है ना सर, इमरजेंसी की तो बातें नहीं, इमरजेंसी जब होगा उस समय तो बहुत अच्छी जो है कि आपको बात होगी, है ना, बहुत सारी बात होगी। नॉर्मल डे में, है ना, काम कर सकता है जो बोल रहे थे। अच्छा तो बताइए कि आपको जब इमरजेंसी लगेगा तो 24 काम करेगा कि नहीं करेगा। जब 24 काम ही नहीं करेगा तो कोनो काम कर सकता है। जब भी 24 जो है कि 20 और 21 को छोड़कर सब खारिज हो जाएगा, उसके बाद जिसमें जो है वो उसका आपको अपोजिट भी कर सकते हैं। तो काहे नहीं हो सकता ये 24 में काम इमरजेंसी में, है ना। लेकिन ऐसे नहीं लगा सकते हैं। 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या है, शिक्षा पाने का अधिकार है, उसको शिक्षा से आप वंचित नहीं कर सकते हैं, है ना, वंचित नहीं कर पटना में सकते। सबसे ज्यादा यही इसी का शिकार है सर। क्या ही करिएगा आप, जो है कि आपको सरकारों जो है कि आपको देख ही रहा है सब कुछ, तो सबके नजर में। बोले ना कि संविधान में जितना बात लिखा है उसको अगर फॉलो कर लिया जाए तो फिर तो बातें खत्म, उतना बात फॉलो क्या होता है। आर्टिकल नंबर 25 से 28 को अगर पढ़ेंगे तो इसमें आपको धार्मिक स्वतंत्रता, बंधुआ मजदूरी की आपको जो है कि आपको कोई अपने यहाँ काम करवा ले और उसके बदले में आपको पैसा न दे, है ना, ऐसा ही जो है कि काम करवा के भिजवा दे, मतलब बेगारी में आपको खटवा ले, उसके लिए आपको कोई रुपया न दे। हाँ, जबरदस्ती काम करवा दे, वही बंधुआ मजदूरी जो है कि आपको, पहले ये सब खूब होता था बंधुआ मजदूरी। काम ठीक के है, अनुसार मतलब पैसा नहीं दे, दो चीज हाँ, होता है, काम के चाहे तो अनुसार पैसा ना जो है कि आपको मिले, है ना। काम आप कीजिए जो है कि 500 का, आपको जो है कि मिले 50 रुपया मिले, वही जो है कि बंधुआ मजदूरी जो है कि आपको, हाँ, बेगारी जो है कि आपको, बेगारी में खट रहे हैं क्या, यही जो है कि बेगारी हो गया। ठीक है, बेगारी हो गया। आगे चलते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ से लेकर कहाँ तक है, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। 25 से 28 तक जो है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। कहाँ से, 25 से लेकर 28 तक जो है कि आपको किया गया। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल नंबर 25 को। आर्टिकल 25 क्या बोलता है, कोई भी व्यक्ति, आप कोई भी धर्म के व्यक्ति हो, आप किसी भी धर्म को अंतःकरण कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आप हिंदू हैं, इस्लाम धर्म को मान सकते हैं, आप इस्लाम है, हिंदू धर्म को मान सकते हैं। आप पारसी हैं, हिंदू धर्म को मान सकते हैं। बौद्ध है, इस्लाम धर्म को मान सकते हैं, हिंदू धर्म को मान सकते हैं। कोई भी भारत का अगर व्यक्ति हो, उसे कोई भी धर्म को अंतःकरण करने की आजादी, मतलब उस धर्म को मानने की आजादी उसकी खुद की होती है। इसमें सरकार का कोई मनोबल नहीं होता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता है कि आपको इसी धर्म को मानना है, ठीक ना। तो यही जो है कि आपको किसी भी धर्म की मानने की आजादी किस आर्टिकल में, या अंतःकरण करने की आजादी 25 आर्टिकल नंबर 25 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा, 25 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 26 की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे, आर्टिकल 26 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 26 में बोल रहा है कि जिस धर्म को आप मानिएगा, चाहे आप इस्लाम माने, चाहे आप हिंदू माने, चाहे बौद्ध माने, चाहे आप जैन धर्म माने, या पारसी माने, या ईसाई माने, जिस धर्म को आप मान रहे हैं उस धर्म का धार्मिक प्रबंधन आप कर सकते हैं, मतलब उसका रख रखाव कर सकते हैं, उस धर्म का धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करते हैं। जैसे आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो वहां पे क्या बनेगा, मंदिर का निर्माण आप करवाइएगा। जैसे आप इस्लाम धर्म को मानिएगा तो मस्जिद का निर्माण करवाइएगा। जैसे आप जो है कि ईसाई धर्म को मानिएगा तो वहां पे जो है कि आपको क्या, चर्च का निर्माण करवाइएगा। तो वो जो धार्मिक, जिस धर्म को आप मानते हैं उस धर्म का क्या कर सकते हैं, संस्थाओं की स्थापना जो है कि आपको कर सकते हैं। ये किसमें लिखा हुआ है, ये आर्टिकल नंबर 26 में जो है कि आपको लिखा है। 25-26 क्लियर हुआ।
25 और 26 जी सर। आर्टिकल 27 की बात करते हैं। जिस धर्म को आप मानिएगा ना, उस धर्म को धर्म निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का निर्माण कीजिएगा। अगर धर्म बनता है, अगर हिंदू हैं आप, हिंदू जो है कि आपको धर्म को मानते हैं, तो मंदिर का निर्माण करवाइएगा और मंदिर में एक ट्रस्ट को अगर खोलिएगा और इस ट्रस्ट में अगर कोई पैसा अगर कोई देता है तो ये ट्रस्ट का कोई पैसा जो है कि आपको अगर कोई रखता है, इसमें अगर जमा करता है, कोई अगर दान करता है, तो ये पैसा पर सरकार क्या नहीं लेगी आपसे? ये पैसा पर आपको सरकार टैक्स नहीं लेगी। मतलब ये पैसा टैक्स फ्री जो है क्या रुपया के रूप में जो है कि आपको जाना जाएगा। किसमें? टैक्स फ्री के रूप में जाना जाएगा। मतलब धार्मिक धर्म से संबंधित जो भी पैसा आपके ट्रस्ट में आएंगे उस पर जो है कि सरकार क्या नहीं लेगी? उसमें सरकार जो है कि आपको टैक्स नहीं लेगी। इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है? 27। इसकी चर्चा जो है कि आर्टिकल नंबर 27 में जो है कि आपको सर देखने को जैसे आप मिलेगी। 26 ठीक है। बता रहे हैं कि मान लीजिए कि मुझे मदरसा का स्थापना करना है तो हम कर सकते हैं ना सर? आर्टिकल 26। मदरसा जो है कि मदरसा की बात करेंगे आर्टिकल 29 में जो है कि 29-30 में जो है कि चर्चा करेंगे, उसमें आएगा मदरसा, यहाँ नहीं आएगा कोई भी मदरसा। मंदिर पे भारत में टैक्स नहीं लगता है सर। केवल नहीं, टैक्स जो है कि आपको फ्री रहता है ना? अच्छा टैक्स जो है ठीक कि है सर आपको फ्री वो रहता है। वो सब साउथ वाला में सर है ज्योति कुछ लिंग में उसमें सुनते टैक्स टैक्स लिया जाता लगता है। है सर। देखिए वो दूसरा प्रकार का टैक्स होता है। रख रखाव के लिए जो टैक्स जो आता है ना, पैसा रख रखाव वाले में टैक्स नहीं लगता है। बाकी और सब में जो है कि मंदिरों के और सब चीजों पर जो पैसा आता है उस पर सरकार कुछ अपना टैक्स लेती है, लेकिन रख रखाव के लिए, धार्मिक प्रबंधन के लिए जो कार्य होंगे उसमें टैक्स फ्री रहेगा, उसमें पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, उसमें पैसा अच्छा नहीं सर लगेगा। एक चीज 26 को जानना है कि मतलब आप हम्म। मदरसा बताए कि 29-30 जाएगा तो जैसे हाँ, धार्मिक प्रबंधन जैसे स्कूल कारखाना मस्जिद वगैरह। का निर्माण होगा, कोई मस्जिद का निर्माण हो गया, मस्जिद के निर्माण में कोई फंड अगर आता है ना, कोई अच्छा मस्जिद का निर्माण करने के लिए फंड आता है तो वो 27 के तहत ट्रस्ट में जमा होगा और वो ट्रस्ट का पैसा जो है कि टैक्स फ्री होगा। ठीक ना? टैक्स फ्री होगा। ठीक है ठीक है, सर। ठीक ठीक है। ठीक आगे चले। अब आगे जी चलते हैं। सर। आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 28 की बात करते हैं। आर्टिकल किसका? आर्टिकल 28 की बात करते हैं। आर्टिकल 28 क्या बोलता है कि सरकार द्वारा संचालित कोई भी स्कूल में, कोई भी कॉलेज में जो सरकार के द्वारा संचालित है, हमारे आपके द्वारा संचालित वाले में नहीं, सरकार के द्वारा संचालित स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी आदि में धार्मिक शिक्षा पर क्या लगा दिया गया है? धार्मिक रोक शिक्षा पर जो है कि लगाया। आपको रोक लगा दिया गया है। कोई धर्म की शिक्षा जो है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इत्यादि में नहीं दिया जाएगा। जो सरकार के द्वारा संचालित होगा उसमें कहीं जो है कि आपको नहीं देना है। इसकी रोक किस आर्टिकल के तहत लगाया गया? 28। आर्टिकल नंबर 28 के तहत जो है कि आपको लगाया गया। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार किसमें है? शिक्षा संस्कृति का अधिकार 29 और 30 में जो है कि आपको होने वाला। आइएगा 29 को भी अच्छे से समझ लीजिएगा और 30 को भी अच्छे से समझ लीजिएगा, क्या है कि दोनों बिहार दरोगा में पूछा हुआ है। 29 से भी सवाल किया है और 30 से भी सवाल को रखा है। सबसे पहला 29 क्या बोलता है? 29 बोलता है अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण। अल्पसंख्यक जो होगा, जो मेजोरिटी होगा, है ना, उसके हितों में संरक्षण किस आर्टिकल के तहत जो है कि आपको किया जाएगा? आर्टिकल नंबर 29 के तहत जो है कि आपको किया जाएगा। और 30 बोलता है कि अल्पसंख्यक जो समुदाय होंगे, जो अल्पसंख्यक समुदाय होंगे, वो अपने द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना करेंगे और उस शिक्षण संस्थानों का प्रशासन करने का भी काम उसी जो है कि अल्पसंख्यक समुदायों के द्वारा जो है कि आपको किया जाएगा। और इसी के तहत आप देखते हैं मदरसा को देखते हैं। मदरसा देखते हैं ना, तो मदरसा जो है कि इस्लाम धर्म में मदरसा की जो है कि अब छोटा सा स्कूल खोला जाता है और उस मदरसा का नियम कानून मदरसा के लोगों के द्वारा ही बनाया जाता है। और उसमें जो है कि आप पढ़ाने वाले एक शिक्षक जो है कि आपको आते हैं मदरसा में, जो पढ़ाकर जो है कि आपको जाते हैं। तो यही मदरसा की चर्चा किस आर्टिकल के तहत हो जाएगी? आर्टिकल नंबर 30 के तहत जो है कि आपको हो जाएगी। और सरकार भी इसमें क्या देगी? कुछ फंड जो है कि आपको सरकार भी इसमें जो है कि आपको देने का काम करेगी, इस धर्म को, अल्पसंख्यक समुदाय को बढ़ाने के लिए जो है कि आपको करेगी। सर हमको आर्टिकल एक बार 31। 26 और 30 समझा दीजिएगा। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है 26 और 30 में? 26 में क्या बोलता है कि धार्मिक प्रबंधन करना, जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म का प्रबंधन करना। ऐसा थोड़ी ना है कि इस्लामी धर्म में जो है कि आप किसी भी धर्म के लिए जो है कि आपको जिसमें अल्पसंख्यक आपको दिख रहा है उस धर्म के लिए जो है कि आपको खोल सकते हैं, है ना। यहाँ पे मदरसा लिए का इस्लाम को भी अल्पसंख्यक में रखा गया है भारत में, इसीलिए अल्पसंख्यक समुदाय के लिए इस्लाम धर्म में किसका? मदरसा की स्थापना करना। ऐसे जो है कि आपको देखिएगा बौद्ध भी यहाँ पर जो है कि अल्पसंख्यक होगा, जैन भी अल्पसंख्यक जो है कि आपको होगा। तो वो सब भी अगर स्थापित करता है ना कोई अपना, कि कोई भी मतलब धर्म का खोल सकता है। इसमें है कि अल्पसंख्यक जो रहेगा वो सिर्फ खोल सकता है। हाँ, तो वही चीज तो बता रहे हैं कि अच्छा। अल्पसंख्यक समुदाय के ठीक है द्वारा सर, ये ठीक स्थापित करेगा और उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा स्थापित करेगा तो इसका नियम कानून खुद अल्पसंख्यक समुदाय ही बनाएगा।
सरकार जो है कि सरकार इसमें इसको थोड़ा बहुत मदद जो है कि वदद आपको करेगा फंडिंग ना इसमें करेगी, सर? समझिए है ना, कि सर सरकार खुद का मदद है। करेगी। हाँ खुद का है ना, और उसमें खुद का सरकार है, के और इसमें अनुसार खुद की शिक्षा आप दे सकते हैं, इसमें धार्मिक शिक्षा भी आप दे सकते हैं, इसमें रोक नहीं लगाया गया। लेकिन अच्छा 29 अच्छा, 28 की बात करेंगे, 28 में धार्मिक शिक्षा पर रोक है, इसमें रोक आप रोक लगाया गया लगाया है गया, सर। रोक नहीं दे सकते हैं, लेकिन इसमें आप दे हाँ, सकते हैं, ठीक है, दे सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, आर्टिकल समझ गए। 31 की बात कर लेते हैं। 31 आपको पता होगा, ये मौलिक अधिकार का वर्तमान में भाग नहीं है, इसको मौलिक अधिकार से निकाल कर कौन सा अधिकार कर दिया गया आर्टिकल 31 को? इस संपत्ति का अधिकार कर दिया गया है सर, इस 44वां संपत्ति संविधान के अधिकार संशोधन। को कानूनी अधिकार कर दिया मौलिक अधिकार से निकालकर, है ना, मौलिक अधिकार से निकालकर संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कर दिया गया। मतलब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से क्या कर दिया गया, समाप्त जो है कि कर दिया गया। और इसके लिए संविधान संशोधन कौन सा, ऊपर में जस्ट आपने देखा 44। होगा, 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978 में आया था, और इसको आर्टिकल नंबर 300 के क में रखा गया था। कौन से भाग का हिस्सा होगा ये 300 का? 12। भाग 12 का जो है कि आपको हिस्सा होगा। आर्टिकल 32 क्या बोलता है? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है कि आपको बोलता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल को कहते हैं? 32 को। आर्टिकल 32 को जो है कि आपको कहते हैं, जरा सुनते रहिएगा। आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर के द्वारा, किसके द्वारा? बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया संविधान की आत्मा? भीमराव अम्बेडकर बी के आर द्वारा। अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा जो है कि आपको कहा गया। लेकिन अगर संविधान की आत्मा सिर्फ अगर पूछे कौन है संविधान की आत्मा, तब क्या हो जाएगा? प्रस्तावना या उद्देशिका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? संविधान की आत्मा, प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन अगर वहां पे जैसे ही नाम लगा दे बी आर अम्बेडकर के द्वारा, किसको कहा गया, तब कौन से आर्टिकल को कहेंगे? अनुच्छेद 32 को कहेंगे। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है कि आपको कहने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसी आर्टिकल के तहत हम लोग क्या हो जाएगा ना सर? नॉर्मली अगर कोई नाम न दे तब उद्देशिका हो जाएगा, और जैसे ही नाम लगा दे बी आर अम्बेडकर का, तब जो है कि आपको क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32 हो जाएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। इसके तहत हम लोग रिट जारी करते हैं आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय क्या करता है? उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार जो है कि आर्टिकल 32 के तहत जो है कि आपको होता है। लेकिन रिट जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय को किस आर्टिकल के तहत होती है? 226 के तहत होती है। अभी हमको पढ़ना है कौन सा? 32 पढ़ना है, इसलिए 32 पे ही रहेंगे। आर्टिकल 32 जब जो हाई कोर्ट पढ़ाएंगे वहां पे 226 को पढ़ाएंगे, है ना। रिट कितने प्रकार के होते हैं? तो रिट होता है 5 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है रिट? 5 है। रिट होता है 5 प्रकार का जो है कि आपको रिट होता है। आइएगा पहला प्रश्न देखते हैं। 5 प्रकार का कौन है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसी को हैबियस कॉर्पस कहते हैं, है ना। दूसरा है परमादेश है, इसी को मैंडमस के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। तीसरा प्रतिषेध है, प्रोहिबिशन के नाम से जानते हैं। चौथा अधिकार परीक्षा है, कोई वारंटो के नाम से जानते हैं। और 5वां उत्प्रेषण है, इसको, है ना, इसको सर्ट्यूरियर के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। सबसे पहला कौन आएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण आएगा। कौन आएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, है ना। हैबियस कॉर्पस 5 रीट होते हैं। कौन कौन होते हैं जरा नाम बताइए एक बार आप लोग। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, कोवेरेंटो, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और प्रोहिबिशन और सिनेरियो। चलिए ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार के रिट जो है कि आपको आर्टिकल नंबर 32 के तहत जो है कि आपको जारी किए जाते हैं। सबसे पहला इसमें किसको पढ़ लेते हैं? हैबियस कॉर्पस को पढ़ लेते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण को पढ़ लेते हैं। जो आपने पढ़ा था आर्टिकल में वही चीज को सेम यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को आर्टिकल नंबर आपने जो 22 पढ़ा था ना, वही चीज है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में कोई अगर व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं तो उसके कितने घंटे के अंदर उसको न्यायालय के समक्ष उसको पेश करना पड़ेगा? 24 घंटे के अंतर्गत जो है कि आपको न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। लेकिन आने जाने का समय को क्या कर दिया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। किसमें लिखा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण में लिखा है। दूसरा है परमादेश। परमादेश को कहते हैं मैंडमस। मैंडमस क्या कहता है जरा समझिएगा। मैंडमस कहता है कि सरकारी अधिकारियों को, किसको? सरकारी अधिकारियों को यह आदेश दिया जाता है कि अपने कर्तव्य का क्या करे? अपने कर्तव्य का पालन करे। मतलब कहने का मतलब कोई आप अगर सरकारी अधिकारी बनते हैं, आप अपने जो है कि कर्तव्य का पालन नहीं करिएगा तो आप पर रिट लगाया जाएगा। कौन सा रिट? परमादेश रिट लगाया जाएगा, मैंडमस लगाया जाएगा। और आपको कोर्ट बोलेगी, आपको न्यायालय बोलेगी कि अपने अधिकार का क्या करे? अपने कर्तव्य का पालन करे, है ना। जो आपका कर्तव्य के लिए जो आपकी नियुक्ति की गई है उसको पालन करे। तीसरा है प्रतिषेध।
प्रोहिबिजन जो है कि आपको प्रतिषेध। प्रोहिबिजन का मतलब होता है रोकना, प्रतिषेध का मतलब होता है, सेंध का मतलब क्या होता है, रोक लगा देना। इसमें रोक लगाता है, कौन रोक लगा देता है इसमें? सुप्रीम कोर्ट लगाता है हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट लगाता है जो है कि आपको जिला न्यायाधीश को, जो है कि आपको जिला न्यायालय को जो है कि आपको रोक लगा देता है। इसमें कहता है कि ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को रोकता है और ये बोलता है कि इस मामले में अपना कोई कार्रवाई न करे, क्योंकि इस पर आपके अधिकार क्षेत्र से ये क्या चला गया है, आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया है। मतलब कहने का मतलब ऊपरी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट किसको बोलेगा? हाई कोर्ट को बोलेगा कि इस पर आप कोई काम नहीं कीजिए, कहे कि ये आपके अधिकार क्षेत्र से क्या हो गया है, अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया है। ये किसमें बोला गया है? ये बोला गया प्रतिषेध में बोला गया है। किसमें बोला गया? प्रतिषेध में बोला गया है। चौथा जो है कि आपको क्या, उत्प्रेषण है ना। उत्प्रेषण की बात करेंगे, उत्प्रेषण जो है कि आपको क्या बोलता है? उत्प्रेषण भी सेम ही है। ऊपरी न्यायालय इसमें भी किसको बोलता है? ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को बोलता है। ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को ये कहता है, ये निर्देश देता है कि जो भी आपके पास लंबित मुकदमे हैं, जो भी आपके पास जो पेंडिंग कार्य आप करके रखे हुए हैं, जो आपसे नहीं हो रहा है, वो क्या कर दे? ऊपरी न्यायालय को, वरिष्ठ न्यायालय को क्या कर दे? भेज दे, मतलब ट्रांसफर कर दे। अगर आपसे नहीं हो रहा है ना, अगर आपको लग रहा है कि इसमें हम कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो ये आप क्या करें? ऊपरी वाले न्यायालय को भेज दें। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसको भेजेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भेज देगा हाई कोर्ट को भेज देगा, और हाई कोर्ट किसको भेज देगा? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेज देगा। यही जो है कि आपको रोकने का काम जो है कि आपको कौन करता है? ये जो है कि आपको उत्प्रेषण जो है कि आपको करता है। और पांचवा और आखिरी, कोई वारंटो, जिसको अधिकार परीक्षा कहते हैं। इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है, क्या आप प्राधिकार हैं, मतलब जिस पद पर आपने बैठा है उस पद की योग्यता आपके अंदर है कि नहीं। क्या बोले कि इसको रोकने का कार्य उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब हो गया क्या कि उत्प्रेषण का मतलब हो गया ऊपरी न्यायालय जो है कि आपको निचले न्यायालय से कहेगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट किसको कहेगा? हाई कोर्ट को कहेगा कि देखिए कि जिस मुकदमा जो आपके पास केस या फाइल जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसमें आप न्यायालय में निर्णय लेने में सहमत नहीं है, आपको लगता ही नहीं है कि इसमें क्या करे, लंबे दिनों से आप कार्य को जो है कि रोके हो। हाँ, कोई टाइम होता होगा ना, उस टाइम से ज्यादा लगाता होगा तब कहता होगा, क्या ऐसा है? अब जो है कि तब लंबित मामला जो है कि आपको बहुत जो है कि आपको लंबित जो है कि मामला होगा, है ना। अभी जो है कि केस गया ही और जो है कि उसको भेज दे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हाई कोर्ट चाहती है कि नहीं इसमें हम डिसीजन नहीं करें, हमको जो है कि आया, हमको ऐसा केस दिख रहा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजन करे, तो वो जो है कि डायरेक्ट भेज देगा उसको, है ना। नहीं सुनते हैं कि हाई कोर्ट ने इस फैसले को जो है कि आपको खारिज कर दिया है, अभी अगले दरवाजे के लिए सुप्रीम कोर्ट खटखटाना पड़ेगा। कोई केस अगर हो जाएगा आप पे, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेल नहीं देगा, तो क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को समझ में नहीं आता है कि इसमें हमको क्या करना चाहिए, तो आपके बेल को खारिज करके कहाँ भेज देता है? हाई कोर्ट भेज देता है। तब आप हाई कोर्ट जो है कि आपको हुआ सर आरक्षण वाला, सुप्रीम कोर्ट चला गया ना, आरक्षण वाला जो है कि आपको ये खारिज कर दिया था, खारिज कर दिया तभी कहाँ लेके चला गया मैटर को? ये सुप्रीम कोर्ट जो है कि लेके चला गया, सुप्रीम कोर्ट लेके चला गया। तो वो जो है कि आप हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और नहीं तो उत्प्रेषण लगाता है और बोलता है कि जितना पेंडिंग मुकदमा है, जितना मामला है जिसपे आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, उसको आप क्या कर दीजिए, ऊपरी न्यायालय को जो है कि आप ट्रांसफर कर दीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बहुत जगह इसको समझ में नहीं आएगा, इतना ये जो है कि भरा हुआ चीज है ना कि आपको जो है कि फंसा कर रख देगा ये चीज। बहुत जगह आप देखिएगा समझ से आपको परे हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा उत्प्रेषण क्या करता है और ये जो है कि प्रतिषेध क्या करता है ना, प्रतिषेध क्या करता है। बार बार आपको ये दोनों गलती आपको होगा सेट में, जब जब सेट लगाइएगा तब तब ये दोनों प्रश्न आपको गलती क्या होता है ना, मतलब प्रतिषेध में खाली रोक लगा देता है कि आपका कार्य क्षेत्र का बाहर का, आपके कार्य के क्षेत्र का बाहर का चीज है, इसमें कोई आपको कार्य नहीं करना है। इसमें बोलता है कि जो आपके पेंडिंग बोलता है कि आपका कार्य क्षेत्र का बाहर है, मेरे पास भेजिए, इसमें बोलता है मेरे पास भेजिए। अगर आप इस पे कार्य नहीं करना चाह रहे हैं, अगर आपके कार्य क्षेत्र से लग रहा है कि बाहर आएगा सर, अच्छा तो बिहार वाला केस ये अलग टाइप का हो गया है। बिहार वाला केस रोकने में होगा प्रतिषेध और फिर अपने पास भेजवाएगा, वो होगा उत्प्रेषण, है ना। यहाँ तो खारिज कर दिया, यहाँ पर आम जनताओं की बात कर रहा है, यहाँ सरकार की केस की थोड़ी ना बात कर रहा है, आम जनताओं की केस की बात कर रहा है। कोई मर्डर आपने कर दिया है, मर्डर कर दिया है, सबसे पहला तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस जो है कि आपको होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास कुछ नहीं लगेगा तो जो है कि आपको सोच के जो है कि हाई कोर्ट भेज देगा, और हाई कोर्ट भी इसमें फैसला लेने के लिए जो है कि आपको अधिकार नहीं है। हाँ, अपील जो है कि एक प्रकार से देखिए तो अपील जो है कि आपको करना है। हाँ, तो वो अपील कर रहा है, कोर्ट अगर आपको खारिज कर दे रहा है तो अपील कर रहे हैं। कोर्ट कोई ऊपरी न्यायालय सूचना दे रहा है कि नहीं हम अपील नहीं कर रहे हैं, जो तुमको लग रहा है कि हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है सबको हमारे पास भेज दो, है ना। ये अपील नहीं कर रहा है, मांग रहा है। उत्प्रेषण जो है कि आपको हो जाए, उत्प्रेषण
उत्प्रेषण में ऊपरी न्यायालय को केस पेंडिंग को भेजना होता है ऊपरी न्यायालय को। अब प्रतिषेध में रोकता है कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये आपके अधिकार क्षेत्र में क्या है, आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इस पे आप काम नहीं कर सकते हैं, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं। आप जो है कि बीपीएससी के अधिकारी में नियुक्त होइएगा और काम करने लगेगा यूपीएससी वाले में, तो आपको कौन लगेगा, आपका लग जाएगा कोई कि आपको कौन लगेगा, ये आपका प्रतिषेध लग जाएगा कि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का, वो समझाने के लिए बात बोल रहे हैं कि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का चीज है, आप इस पे काम नहीं करिएगा, है ना, नहीं करिएगा। वाला में भी होगा ना सर? हाँ तो सेटिंग वाला आइए, सेटिंग वाला यहाँ है 5वां नंबर में, सेटिंग वाला को पढ़ाते हैं, आइए। हाँ कोई वारंटो जो है कि आपको कहते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है आप जिस पद पे बैठे हुए हैं किस आधार पे बैठे हुए हैं, मतलब पद की योग्यता की जांच होती है। किसकी योग्यता, जिस पद पे आपने बैठा है उस पद की योग्यता की जांच होती है, यहाँ पे लिखा होगा देखिएगा। असंवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध में ये जारी किया जा सकता है, कौन, अधिकार परीक्षा को जारी किया जा सकता है। और इसमें उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट जो है कि आपको इसे इस रीट के द्वारा आदेश जारी करता है और प्रश्न पूछता है कि वह किस अधिकार से यह पद को ग्रहण किया है। अगर इसने अपने अधिकारी को ये योग्यता का परीक्षण करता है कि अपने पद का योग्यता के लायक है कि नहीं है, जो आप पद पर बैठे हैं योग्य है कि नहीं है। अगर आप योग्य नहीं होंगे तो जो है कि आपको नहीं रखा जाएगा। अगर आपने योग्यता को साबित कर दिया तो आप क्या होंगे, पद पर बने रहेंगे। मतलब कहने का मतलब है कोई सेटिंग वोटिंग से जो है कि कहीं पहुंच गया, आप पहुंचने के बाद अगर जो है कि क्या हो जाएगा, कोई वारंटो जो है कि आपको लग गया, तो अपने अधिकार का जो है कि आपको परीक्षण कीजिए, मतलब बताइए सरकार को या कोर्ट को बताइए कि आपने सही ढंग से आया है। अगर नहीं आया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पद को आपको छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पद को छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद सरकार, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपको डिसीजन करेगी आपको क्या जो है कि सजा का प्रावधान हो, ये तो न्यायपालिका का हिस्सा में है, वो जो है कि आपको करेगी। तो यही 5 प्रकार का क्या था, 5 प्रकार का आपका रेट था, है ना, रेट था। आर्टिकल 32 खत्म होता है, आर्टिकल नंबर 33 की तरफ आते हैं, जरा मूवमेंट करते हैं। 33 में क्या बोला गया जरा समझिएगा। 33, 34, 35 तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों बहुत जगह आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम आपको 12 से लेकर 35 तक पूरा पढ़ाए। इससे पहले का जो भी वीडियो है यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, जाके देख लीजिएगा। ये शायद जो है कि संभवतः कल तक, कल है ना 5 तारीख, कल तक ये हमारा क्लास जो है कि फ्री में चलेगा यहाँ पर। उसके बाद जो है कि इस क्लास जो है कि पेड ग्रुप में शिफ्ट हो जाएगा। जिनको भी पेड ग्रुप जुड़ना होगा वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जो है कि आपको डाल देते हैं कैसे उनको जुड़ना है ना, पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए। क्या है कि पेड क्लास है, ये फ्री में कल तक जो है कि आपको शिक्षक दिवस तक जो है कि आपको मिलेगा। उसके बाद जो है कि ये क्लास जो है कि पेड ग्रुप में शिफ्ट हो जाएगी, है ना। आइएगा 33 की बात कर लेते हैं। क्या सर कल का कोई ऑफर क्या रहेगा कोई ऑफर ऐसा तो नहीं है, है ना। 51 वाला कोई ऑफर तो अभी नहीं है। जब लुसेंट शुरू होगा उसके बाद जो है कि 51 का ऑफर जो है कि आपको चलेगा, जो लुसेंट स्पेशल जिनको पढ़ना हो उनके लिए, है ना। अभी तो उसमें बहुत कुछ बचा है। अगर इधर जो है पेड ग्रुप अभी तो चलेगा ना सर, 1 महीना। हाँ, अभी फिजिक्स हाँ 1 महीने तक जो है कि आपको चला हुआ है। 1 महीने तक, मोटा मोटी 1 महीने तक मानिए तो चल जाएगा। 28-25 दिन तक जो है कि और चलेगा। उसके बाद जो है कि आपको लुसेंट में हाथ लगाएंगे, लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज। मात्र आप मेरे साथ जुड़ के 51 रुपए में जो है कि पूरा लुसेंट आप पढ़ सकते हैं 51 में, है ना। तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। 199 आपको उसके लिए जो है कि पेमेंट करना पड़ेगा। दिए गए मोबाइल नंबर, यही मोबाइल नंबर है जो है कि आपको पेड ग्रुप के मेंबर है सर, उसको तो 51 वाला भी लेना पड़ेगा। नहीं करना है उसको 51 रुपए, 1 रुपया उसको नहीं करना है ना। उसके लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। जो आएंगे नए उनके लिए देना है, आपको नहीं देना है। जो ऑलरेडी हैं उसमें जुड़े हुए हैं उनको नहीं देना है, ठीक है। कल तक ये क्लास यहाँ चलने वाली है, ठीक ना। कल तक ये क्लास यहाँ चलेगी, उसके बाद ये क्लास वहां चली जाएगी। आइए बात कर लेते हैं। किस पे बात कर रहे थे? हाँ क्या बोले? आइए बात कर लेते हैं, अनुच्छेद नंबर 33 की बात कर लेते हैं। 33 को जरा समझिएगा। 33 क्या कहना चाह रहा है? 33 कहना चाह रहा है कि संसद को ये शक्ति प्राप्त होती है। किसको? संसद को ये शक्ति प्राप्त होती है कि सेना पर, सशस्त्र बल पर, खुफिया विभाग पर क्या कर दे, मौलिक अधिकार पर, कुछ मौलिक अधिकार पर क्या कर दे, रोक लगा दे। मतलब समझिएगा, है ना। सेना के अधिकारी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। सरकार क्या करने वाली है, भारत क्या करने वाला है, किस देश के साथ क्या करने वाला है ना, वो उसको पता होता है। सशस्त्र बल जैसे एसएसबी हो गया, आईटीबीपी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, है ना, ये सबके भाई अधिकारियों को बहुत सारी बातों को पता होता है।
खुफिया विभाग जो आप देखते होंगे खुफिया की तरह इधर उधर घूमते रहता है, सारा जानकारी को इकट्ठा करता है। तो इस पर क्या कर दिया है, इस पर संसद मौलिक अधिकार पर इसके रोक लगा दिया है। तो बताइएगा अब ये जो है कि आप कहीं निकलेगा कहेगा सेना के अधिकारी हैं, हमारा आर्टिकल नंबर 19 का 1 बोलता है कि हमारा किसका आजादी है, बोलने का आजादी बोलने है की ना, 19 आजादी। का 1 में बोलने हाँ का जी आजादी सर। है। ये कहीं जाएगा कहीं बोल दे कि हाँ सरकार ऐसे ऐसे करने वाली है, तो सारा का सारा सरकार का तो खेला हो जाएगा, है ना, सारा तो बातें रिवील हो बताइए जाएगा। देगा सर। इसलिए संसद क्या कर दिया, इसका संसद जो है कि कर दिया इसको शक्ति का जो है कि आपको प्रयोग करके जो है कि आपको क्या लगा दिया है, इसके मौलिक रोक। अधिकार पर रोक लगा दिया है कि आप ऐसे जिसमें आप सेना में रहेंगे, सशस्त्र बल में रहेंगे, खुफिया विभाग में रहेंगे, ये सब की जानकारी आपको किसी को नहीं बताना है, एज ए फैमिली मेंबर तक को आपको नहीं बताना है। आपका फैमिली का क्यों ना, आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, उसको भी जो है कि इसका जो है कि चीजों के बारे में भनक जानकारी नहीं होता है। जो सर्जिकल स्ट्राइक अभी हुआ था 2019 में, सुने थे ना सर्जिकल स्ट्राइक 2019 में, जो है कि आपको जो सर्जिकल स्ट्राइक जो पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद में जो है कि आपको घुस के मारा था, रात में जो है कि आपको क्या बोला, ये अपनी पत्नी सबको जो भी गया अंदर में घुसा, सब पत्नी को बोला कि ड्यूटी जा रहा है, ड्यूटी करना है। अपने पत्नी तक को भी नहीं पता करने दिया कि हम लोग जो है कि पाकिस्तान में आज रात में घुसने वाले हैं और घुस के मार के हम लोग बाहर जो है कि आने वाले हैं। पत्नी तक को नहीं बताना था, नहीं तो महिला थी कहीं बतिया जाती तब बातें रिवील हो जाता है ना, सर्जिकल स्ट्राइक की जगह सर्जिकले हो जाता अलग से वो, है ना। इसीलिए जो है कि क्या कर दिया गया है कि अगर ऐसा करता है कोई तो इस पे जो है कि सरकार जो है कि रोक लगाएगी, संसद रोक लगाया है कि मौलिक अधिकार पर जो है कि आपको रोक लगा दिया गया है। कुछ मौलिक अधिकार इससे छीन लिए जाते हैं, किससे, सशस्त्र बल से, सेना और खुफिया विभागों से छीन लिए जाते हैं। कोई दिक्कत, आते हैं 34 की बात कर लेते तो हैं। ये बोलिए। सर अग्निवीर वाला है सर, तो मतलब 4 साल ही नौकरी करेगा फिर आ जाएगा सर, तो वो भी तो रिवील कर सकता है ना सर, बहुत हाँ कुछ तो उसको रिवील कर सकता जानकारी। है, हाँ तो रिवील कर सकता है, तो जो है कि आपको 34-33 के तहत उसमें भी रोक जो है कि लगाया गया है। अगर हाँ अगर जो गया और वो अपनी अगर कोनो पत्नी को बता देता, सरकार तो रोक लगाई है लेकिन आप माने तब ना, मानना न मानना तो आपकी काम है ना, और नहीं मानिएगा तो फिर तो सजा का प्रावधान है ही, तो फिर रोकिए, सजा मिलेगा आपको, है ना, तो फिर धराइएगा तो सजा मिलेगा। सरकार तो आपको रोक ही सकती है ना, बाकी रुकना ना रुकना आप ही का काम है ना, रुकना ना रुकना तो आप ही का काम। मना कर रही है सर, आप जबरदस्ती बताने की इच्छुक हैं तो बता दीजिएगा। तो सरकार की क्या गलती है, क्या गलती है सरकार की, फिर आप पर कार्रवाई होगी। बंगाल में लगा ना एंटी रेप कानून, अब फिर भी लोग करेगा तो मराएगा। हाँ एंटी जो है कि आपको वो जो है कि रेप वाला कानून जो है कि लग गया। अगर जो है कि महिला, अगर कोई लड़की के साथ अगर रेप होता है, अगर वो महिला या लड़की जो है कि आपको कोमा में चली जाती है, उसका डेथ हो जाता है, तो 10 दिनों के अंदर क्या दे दिया जाएगा, फांसी दे दिया जाएगा, है ना। फांसी जो है कि आपको देने का प्रावधान किया गया। 10 दिन का दिया है डेट। हाँ 10 दिन के अंदर ट्रायल करके एकदम हाई जो है कि बेंच बैठेगा कोर्ट का, 10 दिन के अंदर उस मैटर को खारिज जो है कि कर देना है, सब कुछ जो है बन गया है सर। हाँ कानून जो है कि विधेयक पास हो गया वहाँ पे, कलकत्ता में ऐसा हुआ है। हाँ कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल विधानसभा के द्वारा जो है कि आपको किया गया में, मतलब भारत में पूरा नहीं हुआ। भारत में नहीं, ये राज्य सरकार अपनी कानून बनाई है, राज्य सरकार अपनी कानून बनाई, केंद्र भी करेगा कुछ इसके लिए। केंद्र करेगा, केंद्र जब करेगा तो फिर आएगा। अभी राज्य सरकार में ऐसी घटना हुई तो राज्य अपना किया है। आगे आते हैं आर्टिकल नंबर 34 को देखते हैं। आर्टिकल 34 को समझिएगा, 33 को आपने समझ लिया बहुत अच्छे से, 34 को भी समझिएगा, 34 भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 34 क्या बोलता है, 34 बोलता है कि जहां पर मार्शल लॉ लागू होगा, मार्शल लॉ का मतलब होता है सेना का कानून। किसका कानून, सेना का कानून होता है, सेना का कानून। जहां पे जो है कि आपको सेना का कानून होगा वहां पे कोई मौलिक अधिकार काम नहीं करेगा। मतलब जहां पर सेना का कानून काम करेगा ना, वहां पे मौलिक अधिकार काम नहीं करेगा। मतलब समझिएगा, जैसे कॉन्टेनमेंट इलाका जैसे हो गया दिल्ली कैंट का, जैसे हो गया आपको जहां जहां सेना का छावनी होगा, जहां जहां सेना रहती है, जहां जहां सेना का परिषद है, उस परिषद में कोई मौलिक अधिकार काम नहीं करेगा, है ना। दानापुर जैसे हो गया आपको, जो है पटना के दानापुर में सेना का कैंट है ना, वहां पे आपका मौलिक अधिकार नहीं है ना। वहां पर सेना का अपना नियम कानून है कि इसमें 30 किलोमीटर के जो है कि आपको कम जो है कि स्पीड रखना है, 30 से कम ही आपको स्पीड रखना है। उसमें शोरगुल नहीं करना है, गाना बाना कुछ नहीं बजाना है। तो जहाँ पर जो है कि आपको है ना, तो जो है कि होकेगा जो है कि आपको पिटाई खाएगा। वही वाला हाल है जहाँ पे सेना का कानून लगा होगा, वहां पे कोई मौलिक अधिकार काम नहीं करेगा। किस आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है, 34 आर्टिकल नंबर 34 में किया गया है। और आइएगा आर्टिकल 35 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 35 में क्या है, आर्टिकल 35 आखिरी आर्टिकल है, बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछा गया आर्टिकल है कि मौलिक अधिकार पे कानून बनाने का अधिकार किस आर्टिकल में होगा। मौलिक अधिकार पे कानून बनाने का अधिकार है ना। कानून जो है कि कौन बनाएगा,
कानून बनाएगा, संसद बनाएगा। कौन बनेगा? संसद जो है कि आपको बनाएगा, संसद जो है कि आपको कानून बनाएगा आर्टिकल 35 के तहत। लेकिन एक बात और हमको जरा आप लोग बताइए कि सरकार ऐसा कोई मौलिक अधिकार पे कानून नहीं बनाएगी जिससे मौलिक अधिकार को छीन लिया जाए या उसे हनन कर दिया जाए। ये किस आर्टिकल में जिक्र किया गया था? आर्टिकल अब आप 13 में है, आर्टिकल 13 में। 13 के 2 में जो है कि आपको है, किसमें? 13 के जो है कि आपको 2 में जो है फिर कि से आपको सर होगा। फिर ठीक से है, तब रिपीट कीजिए तो ये प्रश्न। सरकार ऐसी कोई कानून नहीं बनाएगी, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार को छीन लिया जाए या उसका हनन कर लिया सर जाए। इस टाइप इसकी का अगर चर्चा बनेगा भी तो आर्टिकल सुप्रीम नंबर कोर्ट उसमें 13 के दखल 2 देगा। में जो है कि 2 आपको हाँ, लेकिन सरकार या संसद मौलिक अधिकार पर कानून बनाने का अधिकार किसके तहत? कानून 35 के तहत संसद बना सकता है ना? 35 के तहत जो है कि आपको बना सकता है। 35 में बनाएगी या उसमें 13 के 2 में नहीं बनाएगी, यही ध्यान देना है नहीं, ना 13 सर। के 2 में ऐसी कोई बनाने की बात किया गया 35 में, या 13 के 2 में ऐसा बात लिखा गया ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार को छीन लिया जाए या मौलिक अधिकार अच्छा को माने हनन उसका कर दिया हनन हो जाए, है चाहे ना? उल्लंघन हो। हनन नहीं होना चाहिए, 13 में ऐसा है कोई सर, कानून नहीं बनाएगा। 13 में ये ना है सर कि मौलिक अधिकार दूसरा को प्रभावित न करे। तो वही ना, प्रभावित न करे मतलब उसको छीन लिया जाए या उसे हनन कर दिया जाए, यही ना जो है कि आपको बात लिखा गया। आप जो बुक का लैंग्वेज जो है कि आपको पढ़ रहे हैं तो बुक में वही चीज लिखा हो गया है कि बुक, जब बुके में सब कुछ लिखा है तो आप यहाँ पे काहे के लिए बैठे हुए हैं? समझने के लिए ना बैठे हुए हैं, सर है ना? जी सर। हाँ, कर रहे हैं सर, वही हम ना, तो तो बुक में जो है 35 कि खोल रहे वैसा हैं। तो बुक, अच्छा तो वैसा ही जो है कि आपको बात लिखा है तो फिर ये वाला अगर बात पूछ दिया कि सरकार ऐसी कोई मौलिक अधिकार जो है कि आपको नहीं होगी 13 के जिससे 2 आपको 2 कानून वाला है नहीं, ना? 13 के 2 वाला हम समझ रहे हैं सर, बोले ना 13 कि के फर्स्ट बहुत वाला सारा पूछे ऐसा थे। चीज जो है कि बहुत सारे बुक, बहुत सारे नोट्स में नहीं है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो हम बना के दिए सफिशियंट है। अगर उसको देखिए, बहुत में 35 तक भी चर्चा नहीं किया होगा, 32 तक ले जाके समेट दिया होगा। 35 3 गो अनुच्छेद बहुत सारे बुक में किया भी नहीं होगा, है ना? चलिए आगे चलते हैं। केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकारों की संख्या 5 होती है। कितनी प्राप्त होती है? बिहार एसआई में 5 क्वेश्चन पूछा गया है, 5 होती है। 5 कौन कौन है? 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। ये केवल और केवल किसको प्राप्त है? केवल भारतीयों को। केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। कौन कौन अनुच्छेद केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है? 15, 16, 19, 15, 29, 16, 23। 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त जो है कि आपको होने वाला है। 5 प्रकार के मौलिक अधिकार केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त होता है, 15, 16, 19, 29, 30। और इसके बाद 12 से लेकर 35 में, 12 से लेकर 35 में जो है कि आपको ये पांचों को छांट दीजिएगा और बाकी जो बचा वो जो है कि भारत के साथ साथ किसको प्राप्त होता है? भारत के साथ साथ विदेशी नागरिकों को प्राप्त होता है। तो पूछता है यहाँ से सवाल, ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी जो है कि आपको 23। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? 23 जो है कि आपको हो जाएगा, क्या कि 23 जो है कि आपको दोनों को प्राप्त है। किसको है? दोनों को जो है कि आपको प्राप्त होने वाला है। ठीक है, दोनों को प्राप्त होने वाला है। तो यही लिखा है 14 है, 17 है, 18 है। पूछा गया सवाल है, हम अपने मन से नहीं पूछ रहे हैं, पूछा गया सवाल है। 20 है, 21 है, 21 का ए है, 22 है, 23 है, 24 है, 26 है, 25 है, 27, 28 है, 32, 33, 34 और 35। ये दोनों को प्राप्त है। मतलब भारत के भी नागरिकों को प्राप्त है, साथ साथ किसको प्राप्त है? विदेशी नागरिकों को भी जो है कि आपको प्राप्त जो है कि आपको होने वाला है। मौलिक अधिकार आपका समाप्त होता है यहाँ पर। अब आते हैं कौन से भाग में चर्चा करेंगे? भाग नंबर अब 4 होगा। कौन सा होगा? भाग 3 हो चुका ना, भाग 4। भाग 4 पे चलता है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कि आपको तत्व हो जाएगा, है ना? आइए डीपीएसपी पे चर्चा करते हैं। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नोट्स तो सर आपका लेकिन बहुत अच्छा है सर, कोई चीज नहीं छूटा हुआ है इसमें। आगे चलते हैं। जो ग्रुप में डाले हैं सर उसमें कहाँ ही मैच मिल रहा है? सब मैच मिलेगा, कुछ नहीं मैच मिलेगा, सब का सब वही चीज है, सब लोग, है ना? हमारा ही लिखा हुआ सब लिखा गया है, कर मैच नहीं करेगा। गजब बतिया रहे, हम ही लिखा है। राइटिंग अलग हो सकता है, तो राइटिंग हम तो बोलते रहे हैं कि राइटिंग मेरा लिखा हुआ नहीं है, है ना? सब कुछ मैटर एक ही होगा, राइटिंग अलग होगा तो राइटिंग हम क्यों लिखे हैं कि राइटिंग आपको मिलेगा? को मत देखिए, है ना? छोड़ दीजिए सर, बात बढ़ जाता है। राइटिंग अलग है, ठीक है, मेरा द्वारा नहीं बनाया गया इसलिए राइटिंग मेरा नहीं होगा, है ना? राइटिंग अलग। डीपीएसपी की बात करते हैं, डीपीएसपी की बात कर लेते हैं। डीपीएसपी की चर्चा थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको भी, है ना? डीपीएसपी की चर्चा भारतीय संविधान के कौन से भाग में देखने को मिलेगा? भाग 4 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। हमने आपको भाग 3 को पूरा पढ़ा दिया, भाग 4 में हमने आपको हाथ लगाया। भाग 4 में देखने को मिलेगा अनुच्छेद कहां से कहां तक?
36 से 36 से 51 51। 36 से लेकर जो है कि 51 तक जो है कि आपको चर्चा होगा। डीपीएसपी के बारे में चर्चा 36 से 51 तक जो है कि आपको होगा। और इसको किस देश के संविधान से लिया गया है डीपीएसपी को? आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से जो है कि आपको लिया गया। किसके संविधान से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। सुनिएगा, ये मौलिक अधिकार के समान नहीं होता है। कौन नहीं होता है मौलिक अधिकार के समान? डीपीएसपी जो है ये, हाँ, नीति निषेध सिद्धांत जो है ये मौलिक अधिकार के समान नहीं होता है। क्योंकि मौलिक अधिकार का जब आपका हनन हो रहा था तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट का आप दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन जब ये डीपीएसपी का जो है कि आपको हनन होगा तब इसके लिए कोई आप कानून या कोई आप केस या कोई आप न्यायालय नहीं जा सकते। मतलब न्यायालय में इसको चैलेंज नहीं दिया जा सकता है। किसको न्यायालय में चैलेंज नहीं दिया सकता है? डीपीएसपी को। डीपीएसपी राज्य के नीति निषेध सिद्धांत को आप जो है कि चैलेंज नहीं दे सकते हैं। क्या नहीं दे सकते हैं? चैलेंज आप न्यायालय के समक्ष नहीं दे सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं। अगर सरकार के पास होगी तो साधन तो आपको मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। देखते होंगे बहुत सारे राज्य सरकार अपना अपना योजना चलाता है, बहुत सारा अपना जो है कि बहुत कुछ देता है, बहुत सारा राज्य अपना कुछ नहीं देता है ना। तो राज्य सरकार की उसके पास इच्छा है, राज्य सरकार के अंदर है शक्ति, उसके राज्य में उतना है पॉसिबिलिटी कि दे दिया जाए तो उसको देता है। बहुत सारे राज्य के पास नहीं है तो उसको नहीं देता है। तो ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य आपको देगी कि नहीं देगी। अगर देती है तब भी ठीक, नहीं देती है तब भी ठीक। नहीं देती है तो आप इसके लिए न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं कि हमको नहीं मिल रहा है। जैसे मौलिक अधिकार में आप खटखटा सकते हैं, यहाँ आप दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में क्या है एक चीज डीपीएसपी? हमको समझना है, थोड़ा तो आप आगे पढ़ाई कीजिएगा। डीपीएसपी का मेन काम क्या होता है? डीपीएसपी का काम जो है कि राज्य के निषेध सिद्धांत को जो है कि आपको सिद्धांत को बताना। कुछ ऐसा सिद्धांत है जो राज्य जो है कि उसको देने का अधिकार जो है कि राज्य को है, वो अंतिम रूप से आपको देगा ही देगा। लेकिन सभी चीज आप खोजिएगा तो सभी चीज आपको नहीं देगा। ये राज्य का जो है कि मतलब होता है कि राज्य आपको दे। पहला आपको केंद्र दे दिया, केंद्र का ये सिद्धांत जो है कि आपको दे दिया। हाँ, सहायता मतलब एक प्रकार के हाँ, जनता के सहायता जो है कि सहायता आपको के लिए। देखिए तो सहायता ही हुआ। पहले आपको केंद्र दे दिया, यस सर। सहायता के रूप में आपको दे दिया, उसके बाद राज्य आपको अब दे रहा सर, है। तो पहले जो है कि यस आपको सर। केंद्र दे दिया, उसके बाद जो है कि आपको राज्य दे रहा है। और राज्य के बाद आपसे भी एगो प्रॉमिस करवाएगा, जिसको प्रॉमिस का नाम होगा मौलिक कर्तव्य। आपका क्या क्या कर्तव्य बनता है सरकार के प्रति, आपके देश के प्रति, आपको कर्तव्य जो है कि करवाएगा। अगला जो चैप्टर होगा वो मौलिक कर्तव्य का ही चैप्टर होगा, जिसमें हम लोग मौलिक कर्तव्य को पढ़ेंगे। ठीक है, आइए। तो पहला इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। डीपीएसपी का बनाने का उद्देश्य क्या था? एक लोक कल्याणकारी जो है कि राज्य की क्या करना? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इतना बार सवाल पूछा है जिसका कोई गिनती नहीं है। पूछेगा, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना किसका उद्देश्य था? मौलिक अधिकार का उद्देश्य था, राज्य के नीति सिद्धांत का उद्देश्य था, मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य था, और या पूछेगा कि आपको संघ का उद्देश्य था। क्या हो जाएगा आंसर? राज्य के नीति निषेध सिद्धांत का उद्देश्य था एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो है कि आपको करना। और देखिएगा, और बी में क्या दिया है? आर्थिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिक की भी स्थापना करना किसका उद्देश्य है? ये डीपीएसपी का उद्देश्य है। और इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, मतलब इसको न्यायालय में नहीं भेज सकते हैं। किसको नहीं भेज सकते हैं? डीपीएसपी को नहीं भेज सकते हैं। और डीपीएसपी का जो है कि आपको मुख्य विचार जो है कि बात करते हैं। डीपीएसपी का पूरा नाम होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी, मतलब स्टेट के लिए जो नियम कानून बनाया गया है इसके बारे में चर्चा जो है कि आपको किया गया है। इसी में पहला व्यक्ति का नाम आएगा बी आर अम्बेडकर। ये क्या बोलते हैं डीपीएसपी के बारे में जरा समझिएगा। बी आर अम्बेडकर बोलते हैं कि नीति निषेधक तत्व का बहुत ही अच्छा जो है कि आपको मूल्य है। ये भारतीय राज व्यवस्था के लक्ष्य में आर्थिक जो है कि आपको लोकतंत्र को निर्धारित करता है, जैसे राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है। ये कथन किसका था? तो ये कथन डीपीएसपी के बारे में किसका था? बी आर अम्बेडकर का जो है कि आपको था। इसने अनोखा सिद्धांत भी किसको कहा है? अनोखा सिद्धांत भी कहा है, डीपीएसपी को कहा है ना। राज्य के नीति सिद्धांत को अनोखा सिद्धांत किसने कहा है? तो ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो है कि आपको कहा गया है, बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है। अगला जो है कि आपको नाम आएगा ग्रेनविल जो है कि ऑस्टिन का नाम आएगा। ऑस्टिन के द्वारा क्या कहा गया कि डीपीएसपी जो होगा, राज्य के नीति सिद्धांत होगा, वो सामाजिक क्रांतिकारी के उद्देश्यों को पारित करने का माध्यम जो है कि आपको होगा। ये ग्रेवियल ऑस्टिन के द्वारा जो है कि आपको कहा गया। और तीसरा कहा गया बी एन राव के द्वारा, डीपीएसपी राज्य के
प्राधिकारियों के लिए शैक्षणिक महत्व का जो है कि आपको माध्यम होने वाला है, महत्व होने वाला है। ये जो है कि आपको BN राव के द्वारा कहा गया और KT शाह के द्वारा कहा गया। DPSP एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि बैंक के सुविधा अनुसार, मतलब बैंक के पास होगी तो आपको मिलेगा, अब बैंक के पास होगी तो आपको नहीं मिलेगा। तो वही बात है, राज्य के पास होगी तो आपको देगा और राज्य के पास नहीं होगी तो आपको नहीं देगा। इसके लिए आप न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। इसी के बारे में KT शाह के द्वारा कह दिया गया कि DPSP एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार, बैंक की अगर सुविधा होगी, बैंक के पास लगेगा कि हमारे पास पैसा है तो आपको देगा, सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। अदा का मतलब होता है कि चेक को भजा लेना, भजा सकते हैं, और नहीं अगर होगी तो आप नहीं भजा सकते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया? ये KT शाह के द्वारा कहा गया। कोई दिक्कत? इसी को बोलते हैं सर? नहीं 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 नहीं, ये अलग चीज हो गया, वो अलग चीज हो गया, दोनों अलग अलग है। पोस्ट क्रेडिटेड चेक का मतलब है कि चेक की वैलिडिटी समाप्त हो गई, चेक की वैलिडिटी समाप्त हो गई, एक्सपायर हो गई। ये है सुविधा अनुसार। जो बैंक का अगर सुविधा होगा, बैंक के पास रुपया होगा तो आपको देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। ये सुविधा अनुसार हो गया, है ना, सुविधा अनुसार। जी सर। आते हैं, इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया। DPSP में बहुत सारे संविधान संशोधन हुए हैं, जिसमें से पहला संविधान संशोधन आपको कौन दिख रहा है? 42वां संविधान संशोधन आपको दिख रहा है। कौन दिख रहा है? 42वां संविधान संशोधन दिख रहा है। 42वां हुआ था वर्ष 1976 में हुआ था। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 1976 में। 1976 में। और इसके माध्यम से DPSP में 39 आर्टिकल नंबर 39 के क को जोड़ा गया, आर्टिकल नंबर 43 के क को जोड़ा गया और आर्टिकल नंबर 48 के क को जोड़ा गया। तो आपसे पूछा जा सकने वाला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल जो है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत DPSP राज्य के नीति सिद्धांत में जोड़ा गया? आर्टिकल 41 के क, आर्टिकल जो है कि आपको 39 के क, या आर्टिकल जो है कि 43 के क, या आर्टिकल जो है कि 48 के क। तो ये तीनों आर्टिकल जो है कि किसके तहत जोड़ा गया? ये तीनों का तीनों जो है कि आपको जोड़ा गया किसके तहत? 42वां के तहत। ठीक है, पहला। दूसरा आपके लिए एक और संविधान संशोधन किया गया। अच्छा, ये 1976 का है तो कब जोड़ा गया? डेट उट सब लिखे हुए हैं तो कह रहे हैं कब जोड़ा गया? वो नहीं बोल रहे हैं सर, हम बोल रहे हैं कि क का जोड़ा गया है खाली। अच्छा, क जोड़ा गया। हाँ, तो क का मतलब होता है नया आर्टिकल, उसके अंदर कोई संशोधन करके एक नया लेके आना, है ना। तो क ख जब भी आएगा तो समझिएगा वो मूल संविधान में नहीं था, उसको हम लोग एक्स्ट्रा जोड़े हैं। क्या किए? एक्स्ट्रा जो है कि आपको जोड़े। ठीक है, एक्स्ट्रा जोड़े। 44वां संविधान किनके तरफ से रिपीट हो रहा है ना? 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978 के माध्यम से अनुच्छेद किसको जोड़ा गया है? अनुच्छेद 38 के परिभाषा या भाषा में जो है कि क्या किया गया है? अनुच्छेद 38 के भाषा में परिवर्तन किया गया है। किसके तहत? आर्टिकल नंबर जो है कि 38 के तहत जो है कि 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978। आज जब आर्टिकल 38 पे चलेंगे तो आपको बता देंगे 38 में क्या है। एक और संविधान संशोधन हुआ जिसका नाम था 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। कब आया था? 2011 में जो है कि आपको आया था। और 2011 में जो आया था 97वां संविधान संशोधन, और इसमें एक और अनुच्छेद को जोड़ा गया, 43 के ख को जोड़ा गया। किस आर्टिकल को? 43 के ख को जो है कि आपको जोड़ा गया। और 43 के ख में क्या था? सहकारी समिति था। क्या था? सहकारी। तो यहाँ से दो सवाल आपसे निकाल सकता है कि DPSP में सहकारी समिति की चर्चा किस आर्टिकल में है? सहकारी समिति की चर्चा 43 के ख में है। या आपसे पूछ देगा कि 97वां नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 2011 किससे संबंधित था? तो ये जो है कि आपको सहकारी समिति से जो है कि आपको संबंधित था, सहकारी समिति। और सहकारी समिति की बात करेंगे, भाग कौन सा? तो भाग 9 के बी में सहकारी समिति का जो है कि चर्चा किया गया है। किसमें? भाग 9 के बी में। 9 में पंचायत है, 9 के क में नगर पालिका है, और 9 के ख में क्या है? 9 के ख में सहकारी समिति है। कोई दिक्कत? सहकारी समिति। आगे चलते हैं। एक और संविधान संशोधन किया। सहकारी समिति का मतलब होता है कि निजी और सरकार की भागीदारी से कोई चलने वाला संस्थान। उसमें मतलब कि है ना, अमूल जो है कि निजी भी है और उसमें सरकार की भी जो है कि आपको भागीदारी है। जैसे सुधा है और निजी भी है, सरकार की भी भागीदारी है। मतलब पब्लिक और सरकार दोनों अगर मिलके काम करें उसे सहकारी। हाँ, सेमी गवर्नमेंट बोल दीजिए कि वो जो है कि सरकार की भागीदारी उसमें रहेगी, है ना, रहेगी। आगे चलते हैं। पंचायत 11 में आ जाएगा ना, 9 में तो भाग की बात कर रहे हैं, भाग 9 में है पंचायत, भाग 11 में क्या है? वो अनुसूची आप पढ़ रहे हैं, शेड्यूल आप जा रहे हैं 11। हाँ, तो अनुसूची थोड़ी ना, भाग की बात कर रहे हैं, उस समय से भाग बोल रहे हैं। पंचायत की बात करेंगे, अनुसूची 11 में चला जाएगा। ठीक है, 11 में चला जाएगा। आगे चलते हैं। यही जो है कि कभी कभी पंचायत पूछ देगा भाग तो लगा देता है आदमी अनुसूची, अनुसूची पूछ देगा तो भाग लगा देता है, बाद में निकलता है तो जा। ये जो है कि गलती है, मार दी है।
पुछले था अनुसूची, मार दिए भाग, भाग पुछले था अनुसूची वाला लगा के आ गए, है ना, गलती हो प्रेशर हो जाता जाता है। है सर, प्रेशर सर। अक्सर आगे परीक्षा चलते में हैं, हो जाता है सर। आगे चलते हैं। अगला एक और संविधान संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब, 2002 का किया गया। और इसमें जो है कि आर्टिकल नंबर कौन सा जोड़ा गया, आर्टिकल नंबर 45 जो है कि आपको जोड़ा गया। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को जो है कि आपको क्या होगा, शिक्षा का व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराना जो है कि आपको संविधान क्या होगा। संशोधन में न हाँ जोड़ा गया था। हाँ, यही जो है कि 86वां के 6 तहत से जो है कि आपको 14, तीन 21 के तीन वाला जगह जो है कि आपको जोड़ा गया, सुनिएगा, 3 जगह जोड़ा गया। एक आर्टिकल 21 के क जोड़ा गया पहला, दूसरा आर्टिकल नंबर जो है कि आपको 45 जोड़ा गया, और तीसरा 51 के क का 11वां नंबर का पॉइंट जो है कि आपको जोड़ा गया। ये 3 गो चीज जो है कि किसके तहत हुआ है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। आइएगा, अब आर्टिकल शुरू हो गया। आर्टिकल कहाँ से, 36 से लेकर हमको कहाँ तक चलना है, 36 से लेकर हमको 51 तक जो है कि आपको चलना है। आइए, 36 में क्या है, 37 में क्या है, 51 तक क्या होने वाला है, इसकी चर्चा हम लोग करते हुए बातों को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम 36 की बात करेंगे। आर्टिकल 36 में इसकी परिभाषा दी गई है, तो आर्टिकल 36 में डीपीएसपी के संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य डीपीएसपी को कैसे कैसे हैंडल करेगा, कैसे कैसे इसको परिभाषित करेगा, इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 36 में दिया गया है। आपसे पूछेगा डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा, मतलब इसमें न्यायालय के पास इसको ले जाकर नहीं ले जा सकते हैं, न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, इसके लिए आर्टिकल नंबर 37 जो है कि आपको हो जाएगा। मतलब इसको न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा, मतलब इसको न्यायालय के समक्ष इसको नहीं ले जा सकते हैं। किसको नहीं ले जा सकते हैं न्यायालय में, डीपीएसपी को नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 38 की बात करेंगे। 38 की बात कर लेते हैं। 38 में देखिएगा, 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, मतलब लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये किस आर्टिकल में है, आपसे अगर पूछ दे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना किसमें है, 38 में, आर्टिकल नंबर 38 में है ना। आर्टिकल नंबर 38 के 1 में जो है कि आपको दिखा हुआ है, 1 में लिखा हुआ है। और आपने अभी पढ़ा था कि 38 के शब्दों में जो है कि आपको कुछ चेंजिंग किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन के तहत चेंजिंग किया गया था, 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है कि आपको चेंजिंग किया गया था। इसी में जो है कि आपको पहले था लोक कल्याणकारी राज्य, उसमें अब क्या दिख रही है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। मतलब ये तीनों न्याय स्थापित जैसे ही कीजिएगा, एक ऐसा राज्य हो जाएगा, लोक कल्याणकारी राज्य हो जाएगा। इसके शब्दों में भाषा लिखा हुआ था, भाषा मतलब क्या हुआ सर। अच्छा, तो यह क्या क्या भाषा, पढ़िए फिर से। नहीं था 44वां में भाषा में परिवर्तन। हाँ, तो भाषा का परिवर्तन तो यही ना भाषा बता रहे हैं कि यही आपको लिखा था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। और इसी राजनीतिक न्याय को जो है कि क्या बोल दिए, लोक कल्याणकारी राज्य बोल दिए। यही जो है कि भाषा में क्या हो गया, भाषा में परिवर्तन हो गया, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो गया, जो आर्टिकल 38 में हो जाएगा, है ना। यही भाषा में चेंज किया गया। ठीक है, भाषा में चेंज किया गया। आगे चलते हैं। 38 का 1 के बाद 38 का 2 जो है कि आपको क्या बोलता है, आय और प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास जो है कि आपको किया जाएगा। जो आय होता है, जो प्रतिष्ठा होता है, इसमें सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता, जिसमें समानता नहीं मिलता है, असमान मिलता है, मतलब कोई बड़का है तो बड़का दिखाएगा, छोटका है तो छोटका ही दिखाएगा, उसको समाप्त करने का प्रयास जो है कि किसमें किया गया, आर्टिकल नंबर 38 के जो है कि आपको 2 में जो है कि आपको किया गया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 39 की चर्चा। 37 देखिए, 37 में क्या है, न्यायालय में इसको परिवर्तनीय नहीं, मतलब न्यायालय में इसको नहीं ले जाया जा सकता है ना। चलिएगा, 38 हो गया। 39 की बात कर लेते हैं। 39 में क्या लिखा है जरा देखिएगा। 39 में लिखा है कि संसाधन का उचित वितरण तथा स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए क्या दिया जाएगा, समान कार्य के लिए समान वितरण जो है कि आपको दिया जाएगा। मतलब समझिएगा, संसाधनों का उचित वितरण मतलब को समझिएगा। अगर राज्य के पास रुपया अगर होगा, राज्य के पास पैसा अगर होगा, तो राज्य के पास संसाधन हो गया तो सभी समाज के सभी वर्गों में एक उचित वितरण करेगा कि एक इसको इतना दे देंगे, इसको इतना दे देंगे, ये वितरण हो गया। और साथ साथ क्या बोल रहा है, समान कार्य के लिए समान वेतन, किसको, स्त्री और पुरुषों के लिए। मतलब कोई महिला कर्मचारी है और कोई पुरुष कर्मचारी है, दोनों को अगर समान कार्य कर रहा है तो उसके लिए क्या दिया जाएगा, दोनों को समान वेतन जो है कि आपको दिया जाएगा। इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है, इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 39 में जो है कि आपको होने वाला है।
ठीक है, 39 में होगा। 39 का क जो है कि देखिएगा, 39 का क क्या बोलता है, समान अवसर के आधार पर न्याय जो है कि आपको देना। समान अगर अवसर होगा, जिस अवसर पर होगा उसी अवसर पर जो है कि न्याय की बात कहा गया, 39 के क में कहा गया। और इसको 39 के क को आपने अभी थोड़ा देर पहले ऊपर में पढ़ा है, कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है कि 39 के क को जो है कि आपको जोड़ा गया था। और अनुच्छेद नंबर 40 की बात करेंगे। अनुच्छेद 40 में किसका जिक्र किया गया है? 40 में जरा देखिए तो, ग्राम पंचायत का गठन की बात जो है कि आपको किया गया है। किस सर किसका? 39 का। देखिए 39 का क हो गया सर। सर हो गया। समान कार्य का समान वेतन मिलेगा तो आरक्षण रहेगा ना सर? खत्म आरक्षण क्या नहीं रहेगा? समान कार्य के लिए ना जो है कि आपको दे रहे हैं आरक्षण की। यहाँ पे चर्चा कहाँ से अवसर के आधार पर न्याय देना मतलब समान अवसर मतलब कि कोई भी अवसर अगर होगा, समान अवसर मतलब कि उसके आधार पर न्याय, मतलब कोई अवसर अगर होगा, ठीक ना, अवसर अगर होगा, कोई अगर आप काम करते हैं तो जो है कि आपको बड़का और छोटका ये दोनों में से कोई डिफरेंस नहीं देखा जाएगा, है ना। समान न्याय की व्यवस्था जो है कि आपको लागू की जाएगी, है ना। आप बड़का है तो इसके लिए कि नहीं है कि आपके लिए जो है कि न्याय तंत्र अलग होगा, न्याय आपके लिए व्यवस्था अलग होगा। पैसा से लेकर ना सर। आरक्षण से गया तो ग्रुप डी का जॉब दोनों का सैलरी बराबर ही होगा, चाहे वो आरक्षण से जाए चाहे कुछ आरक्षण से काम जाए करेगा नहीं वही जाए, को उससे सैलरी मतलब यहाँ बराबर जो ही है होगा। काम करेगा वो काम समान कार्य न कर रहा है, वो आरक्षण की बात वहां थोड़ी ना कर रहा है कि इनको आप भी वही पहुंचने काम का कर है रहे हैं, हम भी रास्ता वही काम कर रहे आरक्षण। हैं, दोनों काम हम लोग दोनों बराबरे काम कर रहे हैं, तो दोनों का वेतन जो है कि बराबरे जो है कि मिलने वाला है ना, बराबरे जो है कि आपको मिलने वाला। सजा भी रहेगा तो बराबरी रहेगा। हाँ, तो जो है कि आपको होगा, चाहे बड़ा रहिए छोटा रहिए, उससे मतलब नहीं है, सजा भी जो है कि आपको बराबर रहेगा, है ना, बराबर रहेगा। अगला है अनुच्छेद नंबर 40 की बात करेंगे। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में चर्चा किया गया है 40 में। और आर्टिकल 41 की बात करेंगे। 41 में दिया गया है कि कुछ विशेष दशाओं में, जैसे आपका बुढ़ाड़ी हो जाएगा, जैसे आपका बेरोजगारी हो जाएगा, जैसे आपको बीमारी हो जाएगा, जैसे आपका विकलांगता हो जाएगा, इसमें आपको क्या होगा, काम पाने का अधिकार होगा। इसमें रुपया आपको सरकार देती है। बुढ़ारी में देखते हैं वृद्धा पेंशन मिलता है ना, बुढ़ारी में मिलता है कि नहीं मिलता है वृद्धा पेंशन। बेरोजगारी में बेरोजगारी भत्ता मिलता है ना, बेरोजगारी भत्ता, है ना, वो बेरोजगारी भत्ता जो राज्य सरकार आपको देती है ना, बेरोजगारी भत्ता जो है कि आपको मिलता है। कोई बीमारी होगा उसमें भी सरकार आपको हेल्प करेगी। दिव्यांगता के लिए भी सरकार आपको मदद करती है। तो इसमें काम पाने का अधिकार है, इसमें सरकार आपको मदद करेगी। ये किस आर्टिकल के तहत आपको मदद करने वाली है सरकार? आपको आर्टिकल नंबर 41 के तहत जो है कि आपको मदद करने वाली है। आर्टिकल 42 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? आर्टिकल 42 की बात कर लेते हैं। कार्य आपसे न्याय संगत करवाया जाएगा और दशा आपका मानवीय होना चाहिए। ऐसा काम न करवाया जाए जो आपके न्याय संगत न हो। जैसे आप चीज पढ़ रहिएगा वैसा ही कार्य आपसे करवाया जाएगा। मतलब कार्य जो है कि आपके न्याय के संगत के हिसाब से होगा। और दशा कैसा हो? दशा मानवीय हो, मानव की तरह आप दिखना चाहिए। अब ऐसा ना काम करवा दिया जाए कि आप जो है कि दूसरे टाइप का दिखने लगिए, ऐसा नहीं काम आपसे करवाया जाएगा। कार्य न्याय संगत आपको मिलेगा और दशा मानवीय मिलेगा। इसकी चर्चा किसमें है? आर्टिकल नंबर जो है कि आपको 42 में जो है कि आपको होगा। और साथ साथ प्रसूति सहायता, जब जब जो है कि कोई जो है कि महिला है ना माँ बनेगी, उस समय अगर जॉब करती रहेगी तो उसको प्रसूति सहायता भी जो है क्या दिया जाएगा, छुट्टी की व्यवस्था जो है कि आपको की जाएगी। आर्टिकल नंबर 42 में इसकी चर्चा जो है कि आपको की गई है, ठीक ना। आर्टिकल 43 की बात कर लेते हैं। तो पेमेंट मिलेगा उसका? हाँ, पेमेंट मिलेगा। पेमेंट कोई कटौती नहीं होगा, पेमेंट उसको चलते रहेगा। भले छुट्टी मिले उसका मतलब नहीं हो, सरकार जो है कि आपको दे रही है, संविधान आपका दे रहा है, लेकिन पेमेंट आपको सरकार देगी, पेमेंट आपको काटेगी नहीं। जी। आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 की बात करेंगे। आर्टिकल 43 में बोलता है कि निर्वाह मजदूरी, है ना, निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग को क्या करना, कुटीर उद्योग जो होता है, छोटे छोटे उद्योग जो होते हैं गांव में, है ना, उसको जो है कि क्या करना, बढ़ावा देने का काम जो है कि किसका होगा? सरकार का होगा। मतलब सरकार कुटीर उद्योग, छोटे छोटे जो है कि उद्योगों को क्या देगी? बढ़ावा देगी। और इसी के तहत एक जो है कि योजना चलाई गई थी, MSME जो है कि योजना सुने थे, केंद्र सरकार की योजना थी, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस, MSME। इसी के तहत जो है कि कुटीर उद्योग को क्या दिया जाएगा? ये जो है कि आपको बढ़ावा जो है कि आपको दिया जाएगा, है ना। तो अनुच्छेद 43 को, और अनुच्छेद 43 के क में क्या लिखा गया है? 43 के क में लिखा है कुटीर उद्योग के प्रबंधन में जो कार्य किए जाएंगे उसके कैसे कैसे प्रबंधन होंगे, नियम कानून कैसा होगा, इसके बारे में जिक्र जो है कि 43 के क में होगा। अब बताइए कहाँ डाउट रह गया, फिर आगे बात करेंगे।
बोलिए, कोनो को डाउट है किन्हीं को? चलेगा, सुनते ये रहिएगा। जो तो महिला को सर सर, ये हाँ महिला मैडम, गाँव घर में देखते हैं 42 सर, मिनट में मतलब सर, महिला को जैसे छुट्टी लेबर वो का 6 मंथ की रहती है ना? हाँ 6 मंथ का जो है कि आपको छुट्टी मिलता है ना? सर 6 गाँव मंथ का वगैरह में मिलता है। देखते और हर हैं एक जो है ये कि राज्य जो है समान कि सरकार कार्य अपना अपना जो है कि देता है, कोई समान बढ़ा के भी वेतन देता है, नहीं कोई घटा मिलता के भी है। देता है। क्या समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिलता है? कहाँ हाँ पे? सर, नहीं मेल को सर मतलब ज्यादा रुपया देता है और फीमेल को कम देता भाई है सर। सरकारी नौकरी थोड़ी ना करवा रहे हो, गाँव में खेत में काम करवा प्राइवेट रहे हो में तो सर, सरकारी ये नौकरी होगा। प्राइवेट में बोल रहा है। हाँ समान प्राइवेट कार्य के में। लिए समान तो अच्छा, प्राइवेट में थोड़ी ना देता है प्राइवेट उतना। में थोड़ी ना ऐसा बात है। प्राइवेट में ऐसा नहीं है कि जो कहीं फीमेल का कहीं ज्यादा है, प्राइवेट मेल में को कम है। लड़के को कम देता है, लड़की को हाँ, ज्यादा देता है, जैसे यहाँ जैसा मॉल सब काम में दुकान कीजिएगा पे। उसी का ना जो है कि आपको पेमेंट मिलेगा। अब काम कीजिएगा, फाइल ढोने वाला खोजिएगा कि मैनेजर का हमको मिले, तो कहाँ से मिल जाएगा मैनेजर वाला, है ना? सही है बोल रहे हैं सर। गवर्नमेंट या प्राइवेट में तो सेम सेम सैलरी हाँ मिलता है, लगभग लेकिन लगभग सेम खेत ही है वगैरह सब का जगह, जो है कि तो आपको सेम ही जो है कि आपको देखा, जिस पोस्ट पे आप रहिएगा सेम आपका कलीग भी उसी पोस्ट पे रहेगा, दोनों का लगभग लगभग वेतन जो है कि आपको सेम ही मिलेगा, है ना? सेम ही मिलेगा। अपन ना अब जो समाज में देखते हैं ना, आजकल गांव में भले ही हाँ कार्य समान कर रहे हैं, वो खेतों में वो भी आपका भूसा उठा रहा है, महिला भी भूसा उठा रही है, लेकिन पुरुष को जो दिया वो जाता है चीज थोड़ी, उस अच्छा तो वो हाँ चीज थोड़ी ना यहाँ हाँ लिखा हुआ है कि उसका जो कम है कि ज्यादा चर्चा देता थोड़ी है। ना किया है। गांव में भी खत्म हो गया है। उसका चीज जो है कि आपको नहीं नहीं अभी भी है गांव में, सही बोल रहे हैं, अभी भी गांव में है, तो वो चीज की चर्चा यहाँ नहीं की गई है, वहाँ वो चीज की चर्चा नहीं की गई है, चर्चा यहाँ है पे ना? नहीं की गई, सही तो बात। अब जो है कि आप अब देखिएगा, तो अब जो है कि पुरुष कोदाल चलाता है, महिला से नहीं चलेगा, तो जो है कि आपको खोजेगी कि हमको जो है कि पुरुष को 400 मिल रहा है, हमको 400 मिले, तो ऐसा थोड़ी ना। मेहनती भी होना हाँ चाहिए, सही है आपको बोल पता रहे हैं होना सर। चाहिए कि पुरुष जो है कि महिला से ज्यादा मेहनती होता है ना? लेकिन वो चीज की चर्चा नहीं, ये है सरकारी नौकरियों में जो है कि आपको समान कार्य के लिए समान वेतन। ऐसा नहीं कि घर में जो है कि झाड़ू लगा रहे हैं, पुरुषों झाड़ू लगा रहे हैं, महिलाओं झाड़ू, ओकरों से है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, है ना? ऐसा कुछ का चर्चा नहीं किया गया, ठीक है? जी तो जी सर आगे झाड़ू चलते हैं। लगवाइएगा। झाड़ू नहीं अच्छा लगाता है जा तो हाँ। अच्छा तो हम लोग रहते हैं बाहर में, तो अपना रूम का झाड़ू कोई महिला आके थोड़ी लगाती है, लगाते हैं खुद ना ना लगाना सर, रूम पड़ता में लगाते हैं है। ना। सर ऐसा लगा कुछ थोड़ी ना, कपड़ा धोने का रहता है झाड़ू सर। पोछा खाना पीना सब ना जो है कि करना पड़ता है, ऐसा थोड़ी ना है। एंड स्वीपर्स वगैरह सब होती है, और मेल हाँ फीमेल गवर्नमेंट दोनों, स्वीपर में अगर मेल लेकिन हो फीमेल हो सैलरी तो दोनों दोनों का को सेम समान ही कार्य के मिलता लिए है। समान वेतन मिलेगा। हाँ वहां पर उसका समान सेम कार्य ही के लिए मिलता समान है। वेतन मिलेगा, ठीक है? वहां पे समान कार्य, ठीक है? ट्रैक पे आते हैं, ट्रैक से बहुत उतर गए हम लोग, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 43 में क्या बोल रहा है? 43 के क में बोल रहा है कि कुटीर उद्योग के प्रबंधन में, है ना, मजदूरों की भागीदारी और जो है कि आपको विधान कानून बनाने में जो है कि आपको जो कानून बनाया जाएगा, इसकी चर्चा किया गया है कुटीर उद्योग के बारे में। इसके लिए संविधान संशोधन करके 43 के क को जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है कि आपको जोड़ा गया था। और 43 की ख की बात करेंगे, यही 43 का ख है, क्या है? सहकारी समिति का जो है कि आपको बात किया गया है। सहकारी समिति का तो दोनों तो सेम ही लग रहे हैं सर। कैसे कैसे सेम लग रहा है? अच्छा 43 और 43 का क दोनों सेम लग रहा है। इसमें बोल रहा है कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना है, इसमें बोल रहा है कुटीर उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की भागीदारी के बारे में विधान या कानून बनाना है। कैसे कैसे सर काम इसका होगा? ऐसा ना हो मतलब कि क्या आपको होता काम है? जो है कि 8 घंटा के बदला 16 घंटा करवाने लगा है ना? कानून जी बना सर। रहा है। दोनों में कैसे सेम हो गया? दोनों अलग अलग चीज है, सेम कैसे लग गया आपको? 43 में कह रहा है कि जो आपका ना राज्य का जो कर्तव्य होगा वो ज्यादा से हाँ ज्यादा वो कुटीर उद्योग उद्योग धंधे को जो है कि लगाएगा। आपको बढ़ावा देगा, छोटे छोटे जी उद्योगों को जो है कि आपको बढ़ावा जो है कि देना है। और उस बढ़ावा के लिए जो नियम कानून जो होंगे, विधान होंगे, उस विधान के बारे में हाँ चर्चा 43 के क में किया गया है, जिसको हम लोग जी 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 के तहत जो है कि आपको जोड़े, ठीक है? ये जो है कि आपको बात बोल रही है, ठीक है? जैसे सर वो नहीं आगे है, अभी आपका हरियाणा सरकार ने आपका ना वहाँ के लोकल जो हरियाणवी हैं उनके हाँ लिए हाँ कंपनी में, प्राइवेट कंपनियों में 75% जो सीटें रिजर्व कर हाँ दी हाँ, तो वो है जो ना, है कि इस तरह रिजर्व से जो है कि आपका ना। हरियाणा के लिए जो है कि हाँ किया है, वही जो है कि आपको बात बोल रहा है कि जो है कि आपको मौलिक अधिकार में भी ये चीज लिखा है कि अगर राज्य अगर चाहे या संघ अगर चाहे तो जिस राज्य में फैक्ट्री खुलती है उस राज्य के लोगों को प्रधानता जो है कि आपको दे सकती है, अगर चाहेगी तो कानून बना सकती है कि उसमें उस राज्य के लोग, ज्यादातर उसी राज्य के लोग जो है कि आपको काम करेंगे, है ना? प्रधानता बना सकती है। 43 का ख जो है कि सहकारी समिति का प्रोत्साहन, इसके लिए जो है कि आपको क्या नंबर का संविधान सहकारी समिति के लिए? 97वां संविधान संशोधन हाँ था सर। 97 नंबर का जो है कि आपको संविधान संशोधन जो है कि आपको था। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा लेकिन इंग्लिश। सर इसको कुछ खारिज किया गया था क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? कौन सा? 97 नहीं, 98 को खारिज किया गया, 98 को।
98 नहीं 99 को खारिज किया गया, 99 एनजेएससी वो को तो खारिज सर किया वो खारिज तो किया गया। एनजी मतलब कि वो हाँ एनजीएसी था, वो न्यायिक ये नियुक्ति तो चल आयोग ही था रहा वो है, तो। ये तो अभी तो चल ही रहा है 97 नंबर का तो जो है कि लेकिन ये आपको सर है ना मतलब कि इसके बारे में 97वां अमेंडमेंट जो था, इसमें हाँ क्या हाँ था कि ये चूंकि सहकारी समितियां जो था वो राज्य का विषय है, इसीलिए वो जो जब 2011 के समय जब केंद्र सरकार थी ना, तो उसने राज्यों से परमिशन नहीं ली थी, है ना। अच्छा और परमिशन ना लेने के कारण इसने आपका ना केंद्र सरकार ने संशोधन करके ये उसमें ऐड कर दिया था। तो ये अच्छा गुजरात सरकार पहुंच गई थी सुप्रीम कोर्ट कि ये तो हम अच्छा लोगों का विषय है, तो इस मामले में हाँ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था। और मतलब कि जो सहकारिता मंत्रालय है जिसके पास अमित शाह जी के पास, हाँ हाँ और हाँ हाँ उन्होंने भी आपका ना इस चीज के लिए रिक्वेस्ट किया था सुप्रीम कोर्ट से कि आप जो भी आपका ना जो जो प्रावधान इसका उल्लंघन करते हैं आप उनको सर रिजेक्ट कर दीजिए, या फिर और बाकी का जो है जो सबके हित में है, समाज के हित में, उनको रहने दीजिए। तो इस तरह से जो जो चीजें बिल्कुल तो थी ना सही वो। तो है, तो ये तो हाँ राज्य सरकार का योजना है, सहकारी समिति का जो है कि आपको ये 97 के तहत वो नहीं किया गया। 97 के तहत ये बोला गया कि सहकारी जो समितियां हैं उस समितियां को संवैधानिक जो है कि आपको दर्जा जो है कि आपको दे दिया जाएगा। इसके लिए जो है कि आपको चर्चा जो है कि 97 नंबर का अमेंडमेंट जो है कि आपको किया गया था, है ना, सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा। और इसके लिए जो है कि आपने देखा होगा कि 43 का जो है कि बी आपने देख रहा है अभी डीपीएसपी में, और एक जो है कि आप भाग 9 के जो है कि आपको बी में जो है कि आपको देखेंगे वहां भी सहकारी समिति के बारे में बोला गया। और ये राज्य का विषय है, बिल्कुल सही है कि राज्य इस पे जो है कि आपको चाहेगी तो नियम कानून जो है कि आपको बना सकती है, क्या है कि ये डीपीएसपी की जो है कि आपको बात जो है कि आपको कर रहा है। हाँ बिल्कुल मतलब आपका कि भी जैसे कहना जो सर है कि कोई आपको सही राज्य का है ना। विषय सर होता है ना, तो उसमें राज्यों की हाँ सहमति ली जाती है ना, आधे से अधिक हाँ, राज्यों बिल्कुल की ले जाती है, सहमति, हाँ तो लिया वो जाता नहीं ली है थी, ना। इसीलिए आपका ना हाँ ये यही मतलब चीज जो है कि आपको थोड़ा सा खारिज। हुआ था, जो गुजरात वाला मैटर हुआ था वो थोड़ा सा अंदर की बात जो है कि और अंदर चला गया। आगे चलते हैं, अगला आइएगा 43 तक हो गया, 43 के बाद 44 की बात कर लेते हैं। 44 की बात कर लेते हैं। 44 में क्या है, 44 में समान नागरिक संहिता है। क्या है, समान नागरिक संहिता जो है कि आपको 44 में, आजादी से पहले आपको पता होगा कि कहाँ लागू हुआ था समान नागरिक संहिता, गोवा में जो है कि आपको लागू हुआ था। और जी आजादी जी के बाद पहला राज्य जो लागू करने वाला बना अपना भारत का, वो उत्तराखंड जो है कि आपको राज्य जो उत्तराखंड है कि आपको बन गया, है ना। तो यही लिखा है कि आजादी के समय आजादी के समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो है कि आजादी के बाद जो है कि उत्तराखंड राज्य जो है कि आपको पहला बना है। आर्टिकल नंबर 45 की बात कर लेते हैं। 45 में क्या जिक्र सर किया है ये जरा क्या देखिएगा। होता है समान समान नागरिक? नागरिक सभी को जो है कि एक समान जो है कि माना जाएगा, कोई महिला कोई पुरुष नहीं, कोई जो है कि आपको कोई आरक्षण व्यवस्था नहीं, सब जो है कि एक समान जो है कि आपको होंगे, है ना, यहाँ पर, है ना, सारा कुछ जो है कि आपको एक समान जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक है, अगला सुनिएगा, अगला है आर्टिकल नंबर 45। 45 की बात करेंगे। 45 0 से लेकर 6 वर्ष, कितना से कितना तक, मतलब सर 0 से सभी लेकर, धर्मों के लिए समान कानून होगा, हाँ यही सभी बात धर्म के लिए जो है 44 कि में। आपको समान जो है कि आपको हो जाएगा, कोई धर्म के लिए कोई विशेष नहीं होगा, सब जो है कि एक बराबर जो है कि आपको किया जाएगा वहां पे, है ना। आर्टिकल 45 की बात करेंगे। आर्टिकल 45 0 से लेकर कितना वर्ष तक का, 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को, या 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा जो है कि आपको देने का दायित्व किसका होगा, राज्य का जो है कि आपको दायित्व जो है कि आपको होगा। और इसी के तहत जो है कि आप लोग देखते होंगे आंगनबाड़ी केंद्र चलता है, और आंगनबाड़ी केंद्र में जो है कि आपको खाना खिचड़ी भी परोसा जाता है, साथ साथ जो है कि आपको टीकाकरण की भी जो है कि सुविधा होती है। और आर्टिकल नंबर 45 भारतीय संविधान में किस जो है कि संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, आर्टिकल 45 को 42वां संविधान संशोधन। 42वां भी सब पढ़ लिए, कहानी खत्म हो गया। 46वां के 86 के तहत जो है कि 46वां आपको सर, जोड़ा गया, वो 86 जो 86वां हाँ सर, 86वां संविधान 86वां संशोधन होगा, 2002 मिस्टेक के कर तहत दी। जो है कि आपको समाहित जो है कि आपको किया गया था। 86 के तहत 3 जगह जो है कि आपको जुड़ा, कहाँ कहाँ जुड़ा, एक तो आर्टिकल 21 का 45 हो ए गया, में, और फंडामेंटल ड्यूटीज 11वां नंबर का, और ये आपका डीपीएसपी इसका 45 का डीपीएसपी है, इसमें 45, भाषा ठीक, परिवर्तित। बिल्कुल सही है ना। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21 का क, और अनुच्छेद 51 के क के 11वां नंबर पॉइंट मौलिक कर्तव्य का, है ना, मौलिक कर्तव्य का। आगे जी चलते सर। हैं, आर्टिकल नंबर लेकिन 46 सर की बात इसमें करेंगे। आर्टिकल पूरा नहीं जो चेंज किया था, इसकी भाषा परिवर्तित की थी, तो आर्टिकल तो पहले से ही ये था, है ना, लेकिन हाँ हाँ, इसका जो आर्टिकल भाषा इसमें था वो भाषा आपका ना परिवर्तित कर परिवर्तित, दिया। इसमें जो है कि आपको क्या कर दिया, 0 से 6 वर्ष कैसे के कर बच्चों दिया, के, 0 6 से वर्ष 6 से कर कम दिया। उम्र के बच्चों को जो है कि आपको कर दिया, है ना, कर जी दिया। जी ये जी पहले जी, से ही आने बिल्कुल वाला है, लेकिन परिवर्तन 86 के तहत ही जो है कि आपको किया है भाषा में, है ना, बिल्कुल बिल्कुल भाषा में। बिल्कुल। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 45 हो गया, अनुच्छेद 46 की बात करते हैं। 46 में क्या है, SC ST समुदाय जो होंगे उनके शिक्षा,
आर्थिक सामाजिक और जो है कि आपको किसका आर्थिक सामाजिक न्याय की जो है कि आपको सुनिश्चित करना और शोषण की रक्षा करना जो है कि आपको होता है। मतलब जो SC ST होंगे उनके लिए शिक्षा का, आर्थिक जो उनका विकास है उनके लिए सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना ये राज्य का कर्तव्य होगा। और अगर इसका शोषण होता है तो इसके लिए रक्षा करना भी किसका कर्तव्य होगा? SC ST का शोषण होता है तो इसके लिए रक्षा करना ये राज्य सरकार का जो है कि आपको कर्तव्य जो है कि आपको होने वाला है। इसके बारे में चर्चा किसमें है? आर्टिकल नंबर 46 में जो है कि आपको होने वाला है। आर्टिकल 47 की बात करेंगे। 47 में मद्य शराब निषेध या शराबबंदी कानून या नशीले पदार्थों पर सरकार क्या लगा सकती है? सरकार रोक लगा सकती है। और इसी के तहत बिहार में अभी कौन सा कानून जो है कि आपको बंद है? शराबबंदी कानून जो है कि आपको लागू होने वाला है, जिससे जो है कि आपको पूर्ण शराबबंदी है ना लागू है बिहार में अनुच्छेद 47 के तहत। इसमें बोला गया है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर एवं जो है कि लोक स्वास्थ्य की क्या करना, ये जो है कि आपको बढ़ावा जो है कि आपको देना ये राज्य सरकार का दायित्व होगा। आर्टिकल नंबर 47 के तहत इसको जो है कि आपको शराबबंदी कानून को लाया गया है। आर्टिकल 48 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 48 क्या बोलता है कि कृषि एवं पशुपालन एवं दुधारू पशु है ना एवं जो है कि गौ हत्या पर क्या लगा दिया गया है? गौ हत्या पर जो है कि आपको प्रतिबंध लगाया गया है। कृषि का करना, पशुपालन का करना या दुधारू पशु को पालना पोषना या गौ हत्या पर जो है कि क्या करना, गौ हत्या पर रोक लगाया गया है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 48 के तहत जो है कैसा किया गया है। गाय, बछड़ा तथा अन्य दुधारू पशु जो दूध देने वाले पशु हैं उसकी हत्या पर क्या लगा दिया गया है? उसकी हत्या पर प्रतिबंध जो है कि आपको लगाया गया। किस आर्टिकल के तहत प्रतिबंध लगाया है? 48 के तहत जो है कि आपको लगाया गया। किसके तहत? 48 के तहत जो है कि आपको लगाया गया। 48 का क क्या बोलता है? ये क्या बोलता है? 48 का क में बोलता है पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण। कौन कौन संरक्षण है 48 के क में? पर्यावरण और वन्य जीव। हाँ, पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव जो है कि आपको संरक्षण होने वाला है 48 के क में। और इसके लिए संविधान संशोधन किया गया 48 के क को जोड़ने के लिए। कौन सा संविधान संशोधन था 48 के क के लिए? 1976। चलिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जो है कि आपको जोड़ा गया था। 48 के क को जो है कि आपको जोड़ा गया था। आर्टिकल नंबर 49 की बात करेंगे। आर्टिकल 49 में बोलता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का जो है कि संरक्षण प्रदान करना। जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है जैसे ताजमहल हो गया, इंडिया गेट हो गया, लाल किला हो गया, ये सबको क्या देना है? आदमी को संरक्षण जो है कि सरकार का दायित्व होगा कि इसको संरक्षण प्रदान करना है। राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी होगी। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 49 के तहत ऐसी जिम्मेदारी जो है कि आपको किसकी होगी? राज्य सरकार की ऐसी जिम्मेदारी जो है कि आपको होने वाली है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 50 की बात करते हैं। आर्टिकल 50 में क्या लिखा है? जरा पढ़िए। कार्यपालिका को न्यायपालिका कार्यपालिकाओं से न्यायपालिकाओं को पृथकीकरण। हाँ, पृथकीकरण किया गया। मतलब कार्यपालिका से किसको हटा दिया गया? कार्यपालिका से न्यायपालिकाओं को जो है कि आपको हटाया गया। मतलब कार्यपालिका अपना काम करेगा, न्यायपालिका अलग काम करेगा। मतलब एक दूसरे से जो है कि आपको क्या नहीं करेगा, मिल बांट के नहीं करना है। ये अपना काम ये करेगा, ये अपना काम ये करेगा, दोनों एक दूसरे से पृथकीकरण है, मतलब अलग अलग जो है कि आपको होने वाला है। और आर्टिकल 51 की बात करेंगे। आर्टिकल 51 में क्या है? आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को जो है कि बढ़ावा देना, ये राज्य का जो है कि आपको क्या होगा? राज्य का ये दायित्व होगा। इसके लिए चर्चा आर्टिकल नंबर 51 में जो है कि आपको किया गया है। ठीक ना, 51 में किया गया है। ठीक है, यहाँ तक जो है कि आपने कहाँ से शुरू किया था? 36 से शुरू किया था। कहाँ तक ले आए हम आपको? 51 तक ले आए। एक भी अनुच्छेद को जो है कि मिस नहीं किए हैं। बीच बीच में जो भी आपका नया अनुच्छेद जुड़ा है सब का सब जो है कि इसमें समाहित किया गया है। सब का सब समाहित किया गया। यहाँ से जो है कि आपको कुछ और सवाल पूछते हैं। स्टैंडर्ड सवाल कुछ बनाना होगा तो कुछ और सवाल यहाँ से पूछेगा कि DPSP में है ना गांधीवादी तत्वों की संख्या कितनी होगी? तो गांधीवादी तत्वों की संख्या कितनी दिख रही है आपको? 6 दिख रही है। कितना दिख रहा है? 6 वो दिख रहा है। पूछेगा समाजवादी तत्व कितने होंगे? समाजवादी तो 8 होंगे। कितना होंगे? 8 होंगे। और उदारवादी की बात करेगा, उदारवादी कितने होंगे इसमें? उदारवादी 7 जो है कि आपको उदारवादी जो है कि आपको तत्व होंगे, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि गांधीवादी सिद्धांत को कौन सा आर्टिकल दिखाता है? तो आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 43, आर्टिकल नंबर 43 का ए, आर्टिकल नंबर 46 और आर्टिकल 47 और आर्टिकल 48। ये किसके सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? ये करता है किसके सिद्धांत को? गांधीवादी सिद्धांत को जो है कि ये प्रदर्शित जो है कि आपको करता है। हाँ, गांधीवादी सिद्धांत। हाँ, गांधीवादी से जो है कि आपको। अच्छा, तो ख लिखा है क्या? हो सकता है ख जो है कि आपको लिखा हो ना, ख लिखा होगा कि 43 का क जो है कि आपको यहाँ सहकारी समितियों वाला, तो हाँ सहकारी समिति, इसीलिए है ना। तो गांधी के जो सिद्धांत थे ना, गांधी के सिद्धांत है ना, गांधी के जो सिद्धांत थे वो जो है कि आपको पूरा जो है कि आपको 6 जो है कि आपको। हाँ, क्या हुआ? सत्य अहिंसा वाला।
हाँ, गांधी सिद्धांत पे काम करने वाले डीपीएसपी का सिद्धांत यही जो है कि आपको 6 आर्टिकल में जिक्र होगा। समाजवादी सिद्धांत जो समाज को बढ़ावा देता हो, उसमें जो है कि आपको देखिएगा आर्टिकल नंबर 38, आर्टिकल 39 का क, 41, 42, 43, 43 का क और 47, ये सब जो है कि कितना हो गया 8 जो है कि आपको हो जाए। ये सामाजिक जो है कि आपको समाजवादी जो है कि आपको डीपीएसपी हो गया। और एक उदारवादी हो गया। उदारवादी में जो है कि कितना है, उदारवादी में 7 जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और उदारवादी में आर्टिकल नंबर 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 48, 48 का क, 49, 50 और 51, ये किसका हिस्सा हो जाएगा, ये सब उदारवादी का हिस्सा हो जाएगा। प्रश्न यहां से भी ऐसे डिनोट कर सकता है, प्रश्न कर सकता है कि निम्न में से कौन सा उदारवादी सिद्धांत डीपीएसपी में नहीं है। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी जो है कि 50, ऑप्शन बी 43 का क। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? 43 का क सर। 43 का क हो जाएगा। इसे जो है कि आपको निकाल सकता है कोई क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको जो है कि पूछ सकता है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि समाजवादी तत्व जो है कि डीपीएसपी की संख्या कितनी होने वाली है, 7 होगी, 6 होगी, 5 होगी या 4 होगी, ऐसे भी क्वेश्चन जो है कि आ सकता है। कितना हो जाएगा? समाजवादी में जो है कि आपको 8 जो है कि आपको हो जाएगा। आपसे पूछे गांधीवादी में कितनी होगी, तो गांधीवादी में 6 होगी। उदारवादी में कितनी होगी? उदारवादी में 7 होगी, है ना, 7 होगी। ये वही क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गांधीवादी तत्व निम्नलिखित में से कौन जो है कि आपको नहीं होने वाले हैं। आर्टिकल 43 के क, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48, आर्टिकल 43 के जो है कि ख, 43 के क, है ना, ख तो बोल दिया ना, 43 के क जो है कि आपको आंसर हो जाएगा। सर का 43 का क जो है कि आपको हो जाएगा आंसर, ठीक ना। ऐसे भी प्रश्न जो है कि आपको बन सकते हैं। ये डीपीएसपी हमने आपको पूरा का पूरा जो है कि आपको देख लिया है। जितना डीपीएसपी सवाल निकल सकता था स्टैंडर्ड, यहाँ से लेकर बीपीएससी तक आपका सारा का सवाल जो है कि आपको बन जाएगा डीपीएसपी से। इससे बाहर नहीं आएगा, है ना, मेरा मानना है कि इससे बाहर नहीं आएगा। जितना सारा चीज होना चाहिए स्टैंडर्ड लेवल का, वो सारा चीज जो है कि हमने आपको करवा दिया है। अगला जो चैप्टर है वो क्या है? मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज होगा। क्या होगा? मौलिक कर्तव्य होगा। 1 मिनट का ब्रेक दीजिएगा, मौलिक कर्तव्य को शुरू करते हैं, खत्म करेंगे। राष्ट्रपति पे भी आज घुस जाना है हमको। ओके सर, बढ़िया, बहुत अच्छा रहा, हो गया बढ़िया से। 1 मिनट बस, 1 मिनट, फिर से शुरू करते हैं। पानी उन्हें ले लो थोड़ा सा। एक सर आपने आर्टिकल सुना होगा, बच्चों का बचपन और युवाओं का मतलब कि क्या बोलते हैं कि युवा ये आइए अब शुरू करते हैं मौलिक कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है कि देख लेते हैं और इसको भी आज जो है कि निपटा ही देते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज को भी करवा दीजिए, हो जाएगा दोनों। आज 3 जो है कि चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण जो है कि आपको समाप्त हो गया है। मौलिक कर्तव्य जो आपको अति महत्वपूर्ण सर, बहुत महत्वपूर्ण है। वो 2-3 घंटा लगता है इसको अगर लिखने का प्रयास करेंगे अगर खुद से, तो 2-3 घंटे में खत्म भी नहीं होगा। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और मौलिक जो है कि राज्य के सिद्धांत, ये 3 चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम के दृष्टि से अगर बैठिएगा, यहाँ से सवाल देखने को जरूर मिल जाएगा। पॉलिटी का अगर सेक्शन है तो अभी वो उसमें 2023 का आरओ हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन था आपका कि जो उसके द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, मतलब स्टेटमेंट में दिया था इस तरह से क्वेश्चन। और हाँ, डीपीएसपी से भी था वो क्वेश्चन। और सूचना कल तक ही क्लास फ्री होने वाली है। कल के बाद जैसे ही राष्ट्रपति, कल हो सके मे भी खत्म भी कर देंगे, तो राष्ट्रपति के बाद जो भी सारा सेशन होगा वो सभी का सभी पेड ग्रुप में। और पेड ग्रुप का सेशन जो है कि आपको पेड करके आना पड़ेगा, नहीं तो यूट्यूब पे फिर उसको अपलोड किया जाएगा। 1 दिन जो है कि इंस्टेंट कर देते हैं वही उसी दिन, अगर नहीं तो आ सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब से भी देख सकते हैं, आपका जैसा इच्छा। मेहनत पर बहुत थी और उस हिसाब से ना इतना अमाउंट कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है।
है ना। और हमने आपको सारा कुछ कंटेंट का भी जो है एक कि नंबर है पीडीएफ ना। जो है कि आपको ऐसा ही जो अच्छा है कि है। आपको दे रहा है। हिस्ट्री है, हाँ ज्योग्राफी है ना, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबका कंटेंट सेम ऐसा ही जो है कि आपको दिया जा रहा है ना। एक एक जो है कि सब्जेक्ट का चार्ज अगर सही से पढ़ने जाइएगा तो 200, 300, 400 रुपया तक जो है कि चार्ज होगा, है ना, चार्ज होगा। बिल्कुल सर। और इतना जितना हमने लिखा है उतना लिखेगा भी नहीं, कोई पढ़ाएगा भी नहीं, लिखेगा है भी ना। नहीं, और ऊपर ऊपर जो इतना है कि आपको चलता सिस्टमेटिक है। ढंग से आपका ना बहुत अच्छे रिवीजन जो से है कि लिखा आपको हुआ आपका। सीरीज के तौर पे जो है कि बात कीजिएगा तो जो है कि आपको डीपीएसपी में मतलब 10 गो आर्टिकल पढ़ाएगा, हो गया, बात खत्म, 10 गो पर काम बस खत्म हो गया, है ना। बस उतना करेगा भी इतना नहीं कोई, डिटेल नहीं है जाएगा, ना, वो पुलिस और दरोगा इतना के डिटेल लिए होगा भी ही नहीं, इतना अच्छे से नहीं है ना। पढ़ाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलते हैं, आइएगा मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल जो है कि ड्यूटीज पे चर्चा करते हैं। किस देश के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को? रसिया के सर, रसिया रसिया के सिद्धांत से जो है कि आपको संविधान से जो है कि आपको लिया गया। और भाग की बात करेंगे, है ना। और रसिया जो है कि कहाँ से लिया? रसिया जापान से लिया है। तो वो नहीं सबसे पूछेगा, आपसे पहला पूछेगा कि जो है कि जापान आपको कहाँ, अथी हुआ। है ना। जापान तो पहला है, जापान से रसिया लिया, रसिया से हम लोग ले लिए, है ना, रसिया से हम लोग जो है कि आपको ले लिए। भाग कौन सा है इसके लिए? भाग 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 5 ऐसा 4 4 का ए क। भाग 4 के क जो है कि आपको हो जाएगा। और अनुच्छेद का होगा? अनुच्छेद 51 के क 51 होगा। के क्या क होगा? हो अनुच्छेद जाएगा। 51 के जो है कि आपको क होगा। समझिएगा, ये हमारा जो डीपीएस सॉरी, ये हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज देख रहे हैं, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसके लिए संविधान में संशोधन किए, और वो संशोधन कौन सा था? वो संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन 42वां वर्ष संविधान 1976 के संशोधन तहत जो है कि आपको क्या किए हम लोग जो है कि किया सरदार गया। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है कि अनुशंसा पर हम लोग इसको क्या किए? भारतीय संविधान में शामिल किए। भाग 4 के क में, अनुच्छेद 51 के क में जो है किसको शामिल किए? किसको? डीपीए मौलिक मौलिक कर्तव्य कर्तव्य को। को किसको? मौलिक कर्तव्य को जो है कि हम लोगों ने शामिल मौलिक किया था। किस कर्तव्य को समिति के सिफारिश पे? किस समिति स्वर्ण के सिंह सिफारिश पे? हर समिति सिंह समिति के स्वर्ण सिफारिश सरदार सिंह पर स्वर्ण समिति के सिंह सिफारिश। समिति। सिफारिश पे। हम्म। आइएगा, बहुत अच्छा बात यहाँ लिखा हुआ है दूसरे नंबर के स्टेप में, मजा आ जाएगा। जब इसे लागू किया गया था उस समय इसकी संख्या कितनी थी? उस समय इसकी संख्या 10 थी। 10 जब इसको लागू किया गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जब इसको लागू किया गया, उस समय इसकी संख्या कितनी बताई गई? उस समय इसकी संख्या बताई गई 10। लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या कितनी थी? वर्तमान में 11। तो 11 तो 10 प्लस 1 बनाया जोड़ेंगे गया तभी ना था 11 तब होगा। ये 8 था ना सर? हाँ, अभी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वो जो है कि हमने क्या बताया, सरदार स्वर्ण सिंह का तो यहाँ पे नाम नहीं हम लिखा है, वो आगे हम आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमने क्या लिखा है, जरा हमारा स्टेटमेंट को पढ़िए, इसीलिए सवाल गलती हो गया। जब इसे लागू किया गया तो जो है कि आपको किसके? तो 42वां के तहत जो है कि आपको लागू किया गया। तो इसमें इसकी संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। हमने तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का नहीं बात किया जिक्र, हमने उसका बात करता तब जो है कि आपको बोलते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 ही सुझाव दिए थे, लेकिन 42वां के तहत जो है कि कितना लागू किया गया? 42वां के तहत 10 लागू किया गया, और लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। ये प्रश्न चेंज हो जाता है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं सरदार स्वर्ण सिंह पे बात कर रहे हैं, हम इसके लागू होने पे बात कर रहे हैं। दोनों में शब्दों का अंतर है, खेल हो जाएगा शब्द के अंतर से, ठीक है ना। आगे वो चीज लिखा भी होगा, वो जानकारी भी है ना, वैसी कोई बात नहीं है। जब इसे लागू किया गया उस समय इसकी संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। तो 10 के बाद कोई ना कोई एक तो जोड़ा गया होगा, तभी 11 हुआ। तो यही एक जोड़ के 11वां नंबर का पॉइंट बनाया गया, जिसे 86वां संविधान संशोधन कब? 2002 के तहत जो है कि आपको जोड़ा गया। और इसमें मौलिक कर्तव्य में कैमे नंबर के पॉइंट को जोड़ा गया? 11 नंबर का। 11वें नंबर के पॉइंट को जो है कि आपको जोड़ा गया। और 11वां पॉइंट क्या बोलता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का अधिकार उसके माता पिता का है। मतलब उसके माता पिता का अधिकार है कि उसको वंचित नहीं कर सकते हैं। मतलब सरकार तो आपको शिक्षा देगी, लेकिन माता पिता का भी अधिकार ये होगा कि बच्चों को कहाँ भेजे? स्कूल जो है कि आपको भेजे, है ना। हाँ, कर्तव्य जो है कि आपको होगा, माता पिता का कर्तव्य होगा कि बच्चों को जो है कि शिक्षा के लिए स्कूल जो है कि आपको भेजे। सरकार तो देगी, और सरकार देगी ही। आज अगर बच्चा जो है कि जाएगा नहीं स्कूल, माता पिता उसके स्कूल भेजेंगे नहीं, तो सरकार देगी क्या कर लेगी? सरकार तो घर से बुलाने तो जाएगी नहीं, है ना। सरकार जब बच्चा आएगा स्कूल में तभी तो उसको शिक्षा होगी। जब सरकार तो घर से बुलाने जाएगी नहीं, तो माता पिता का अधिकार होगा कि बच्चों को कहाँ भेजे? स्कूल जो है कि आपको भेजे। यही 11वां नंबर का पॉइंट था, जो आपको कितना नंबर के संविधान से जोड़ा गया?
86 नंबर का संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है कि आपको जोड़ा गया था। आते हैं 51 की बात कर लेते हैं। 51 के क के तीसरा नंबर पॉइंट में क्या लिखा है जरा देखिएगा। 51 के क के तीसरा नंबर पॉइंट में, चलिए ठीक है, 51 के क के तीसरा नंबर पॉइंट में क्या लिखा है जरा बात करते हैं। इसमें लिखा है कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखना की बात जो है कि कही गई है। मतलब राष्ट्र की अगर एकता और अखंडता की बात आएगा तो सभी नागरिकों को यह कर्तव्य दिया गया है, उसका फंडामेंटल ड्यूटी है कि राज्य की एकता एवं अखंडता क्या करना, रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना, कभी भंग नहीं होने देना, है ना। और राज्य द्वारा अनेक प्रकार के ऐसे नियम बनाए गए हैं जो इन कर्तव्यों को, है ना, बाध्यकारी बनाते हैं। जैसे भारतीय दंड संहिता के धारा 153 में राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले को क्या माना जाएगा, अपराधी श्रेणी में जो है कि आपको माना जाएगा। इसीलिए देखते हैं कि जब हड़ताल होता है, जब रैली होता है, तो रैली होता है वहां तक तो ठीक है, आपका मौलिक अधिकार है रैली करना, हड़ताल करना, लेकिन हड़ताल में किसी चीज को नुकसान पहुंचाइएगा, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाइएगा तो आपको क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा, जिससे आपके ऊपर क्या हो जाएगा, एफआईआर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफआईआर हो जाएगा। इसलिए हड़ताल में जाना तो ठीक है, लेकिन हड़ताल में जाने के बाद तोड़फोड़ करना अनुचित है, अपराध की श्रेणी में इसकी गिनती जो है कि आपको की गई है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अपराध की हो श्रेणी गया में सर, इसकी ये गिनती। क्लियर हो गया। लेकिन चलिए। सर अब तो लेकिन भारतीय न्याय संहिता हो गया ना, और उसकी धाराएं भी 511 से हटाकर 358 हो गई। हाँ तो थोड़ा अब सा जो है वहाँ कि पर तब मेरा तो ये पहले का नोट्स बना है, इसलिए जो है कि पहले ये का चीज है। हाँ। अभी का जो है कि आपको जी लेटेस्ट बनाते तो फिर इसमें चेंज कर देते, नया वाले को फिर जोड़ते, क्या कि पहले का बना हुआ है ना, इसलिए तब्दील नहीं हाँ किए हैं इसमें। ठीक है, कोई ना बात को सर, बहुत समझिए, ज्यादा वो है ना। अलग नहीं है वो आगे चीज, चलते, वो तो इतना समझ नहीं सकते पूछेगा जितना हम बात लिखे, इतना तो नहीं पूछेगा, लेकिन तब भी इतना नहीं लिख चुके हैं, है ना। पूछेगा आगे जी चलते हैं। जी मौलिक समझने कर्तव्य केवल जो है कि आपको भारतीय लोगों के लिए है, विदेशी नागरिकों को नहीं है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य निम्न में से किसको दिया जाता है, भारतीयों को, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को, या भारत और विदेशियों को, निम्न में से कोई नहीं। तो केवल और केवल किसके लिए है, केवल और केवल भारतीय लोगों के लिए जो है कि आपको है ना। विदेशी नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य नहीं है हमारा, केवल और केवल हम नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य जो है कि आपको होने वाला है। पहला नंबर का बात यहाँ से सवाल उठाता है और डायरेक्ट जो स्टेटमेंट लिखा है सेम स्टेटमेंट उठा के क्वेश्चन में डालेगा। अब बोलेगा कि मौलिक अधिकार का कैमा नंबर का पॉइंट है, ये हमको बताइए, है ना। कैमा नंबर का ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये हमको बता दीजिए। पहला क्या बोलता है जरा देखिएगा। पहला बोलता है कि संविधान की पालन करना एवं उनके आदर्श संस्थाओं और राष्ट्रीय जो है कि ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करना। मतलब आपसे पूछ देगा कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करना और संविधान का पालन करना, ये मौलिक अधिकार के कैमे नंबर पॉइंट पे लिखा है, तो मौलिक अधिकार के पहले नंबर पॉइंट पे जो है कि ये बात लिखा हुआ है। 11 पॉइंट पे चर्चा करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट पे ये लिखा है। दूसरा नंबर पॉइंट पे लिखा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को क्या करना है, हृदय में संजो के रखना है। अभी भी देखते होंगे कि हमारे राष्ट्रीयता आंदोलन के लिए प्रेरित होने वाला जो है कि आपको, है ना, 15 अगस्त 26 जनवरी का जब होता है तो गांव में आप लोग किए होंगे, या हम भी किए हैं, आप भी किए हैं, जो है कि आपको सबका नारा लगाते हैं। जो भी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श थे, उच्च व्यक्ति थे, उनका नारा हम लोग लगाते थे कि नहीं लगाते थे। तो वही आदर्श व्यक्तियों को, नारा, उच्च आदर्शों को अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, संयोग के अपने दिल में रखा है। इसी की चर्चा जो है कि आपको किसमें की गई है, पॉइंट नंबर 2 में किया गया। किसमें, पॉइंट नंबर 2 में किया गया। और आज भी हम लोग सर वो नहीं करते हैं, भगत सिंह की टी शर्ट पहनते हैं, चंद्रशेखर आजाद की टी शर्ट वगैरह पहनते हैं। वही तो जो है कि आपको संयोग के रखना है, इसी के बारे में तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसी के बारे में लिखा है। तीसरी की बात कर लेते हैं। तीसरा जो है कि आपको भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और अपना सहयोग प्रदान करना। भारत की एकता और अखंडता अगर कोई जो है कि आपको खतरा में आएगा तो अपना क्या करना, अपना सहयोग प्रदान करना। ये तीसरे नंबर के पॉइंट में लिखा है। और ये जो है कि आपको डायरेक्ट जो है कि यही क्वेश्चन उतार के जो है कि आपको भेजा था बीपीएससी क्या लिखा था कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे सहयोग प्रदान करना हमारा कर्तव्य होगा। ये जो है कि मौलिक कर्तव्य के कैमे नंबर के पॉइंट में लिखा है, तो मौलिक कर्तव्य के तीसरे नंबर के पॉइंट में जो है कि आपको लिखा है। चौथा पॉइंट की बात कर लेते हैं। चौथा पॉइंट है, क्या बोलता है, प्रत्येक नागरिक देश की रक्षा करेगा। प्रत्येक जो नागरिक होगा, जो देश की नागरिक होगा, वो किसकी रक्षा करेगा, देश की रक्षा करेगा। और अबाहन करने जाने पर, अबाहन अगर किया जाए तो राष्ट्र के लिए जान से सेवा करने के लिए भी तैयार रहेगा। मतलब अगर कोई युद्ध चल रहा है कोई विदेशी देश से, हमारा सैनिकों की संख्या जो है कि मरने के कारण, जो है कि शहीद होने के कारण जो है कि कम हो जाएगी, तो उस समय अगर देश आह्वान करेगा कि जिनको भी आना है अपने देश के लिए जान का निछावर से अगर लड़ना है, लड़ाई लड़नी है, तो आ जाइएगा। उस समय आपका कर्तव्य बनता है क्या करना, अपने राष्ट्र की जो है कि जान से सेवा करना, ये आपका कर्तव्य बनता है। कैमे नंबर के पॉइंट में लिखा है, चौथे नंबर के पॉइंट में जो है कि आपको लिखा है। आगे चलते हैं।
पांचवा पॉइंट की बात कर लेते हैं। पांचवा पॉइंट में लिखा है कि भारत के सभी लोग समरसता और समान भातृत्व का मतलब होता है भाईचारा, है ना। भाईचारा या समान बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा को क्या रखना है, बनाकर रखना है। मतलब भाईचारा मतलब एक दूसरे से एकदम जो है कि भाईचारा की दृष्टि से रखना है, कैसे नहीं कि मारपीट नहीं कर देना है। ये भी जो है कि आपको लिखा है 5वां नंबर के पॉइंट में लिखा है। और ऐसा प्रथा को त्याग करे जो स्त्रियों के विरुद्ध हो। जैसे आपको सती प्रथा था ना स्त्रियों के विरुद्ध, ऐसे प्रथा को त्याग कर देना है जो आपको स्त्री का क्या हो, स्त्री का विरुद्ध हो। ये भी जो है कि आपको 5वें नंबर के पॉइंट में जो है कि आपको लिखा है। छठा पॉइंट में क्या लिखा है जरा समझिएगा। छठा पॉइंट में लिखा है कि हमारे मिश्रित संस्कृति, जो हमारा मिश्रित संस्कृति है और गौरवशाली जो हमारा परंपरा है ना। संस्कृति जैसे आपको हो गया कोई त्योहार हो गया, कोई जो है कि फंक्शंस हो गया, और गौरवशाली परंपरा जो बहुत जो है कि पुराने जो है कि आपको सालों से जो है कि चलता आ रहा परंपरा है, उस परंपरा को आज भी लोग जो है कि समझते हैं, महत्व को समझे और उसे पालन करें, है ना। अभी भी जो है कि देखते हैं कि हम लोग जो छठ पूजा करते हैं तो इतना सारा परंपरा इतना पुराना है, लेकिन अभी भी कितना भी नया जनरेशन का लोग आ गया है, लेकिन छठ के सामने सबको झुकना ही पड़ता है ना। तो गौरवशाली परंपराओं को समझने का जो है कि प्रयास जो है कि आपको करना है। ये छठे नंबर के पॉइंट में जो है कि आपको लिखा है। 7वां पॉइंट में क्या लिखा है, 7वां पॉइंट में लिखा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की क्या करना है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है और उसका जो है कि संवर्धन करना है। कोई अगर काटे उठे तो उसको जो है कि आपको भगा देना है, या सरकार को या पुलिस को जो है कि सूचना करना है। मतलब पर्यावरण की रक्षा करना भी आपका क्या है, मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये आपके 7वें नंबर के पॉइंट में लिखा है। कहाँ पे, मौलिक कर्तव्य के 7वें नंबर पॉइंट पे लिखना है। आगे आते हैं 8वां पॉइंट पे क्या लिखा है। 8वां पॉइंट पे लिखा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और ज्ञान अर्जन की भावना का जो है कि विकास करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्ञान अर्जन मतलब ज्ञान को अर्जित करने की भावनाओं को जो है कि क्या करना है, विकास जो है कि करना है ना। ये जो है कि 8वें नंबर के पॉइंट में जो है कि आपको लिखा है। और 9वें पॉइंट की बात करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा से क्या रहना है, हिंसा से जो है कि आपको दूर रहना है। सार्वजनिक जो आपको देखते होंगे सरकार की जो संपत्ति होगी वो सरकार की संपत्ति नहीं, आपकी भी संपत्ति है। उसको जो है कि आपको क्या रखना है, बचा के रखना है, सुरक्षित रखना है। और हिंसा से आपको क्या रहना है, हिंसा से आपको दूर रहना है। ये कैमे नंबर के पॉइंट में लिखा हुआ है बात, 9वें नंबर के पॉइंट में लिखा है। कैमे नंबर में, 9वें नंबर के पॉइंट में जो है कि आपको लिखा है। 10वें पॉइंट की बात करेंगे। 10वें पॉइंट में लिखा है व्यक्तिगत और जो है कि सामूहिक गतिविधियों के सभी जो है कि सभी में उत्कर्ष की ओर जो है कि बढ़ना और सतत प्रयास करना। मतलब व्यक्तिगत या आप खुद बढ़िए, या नहीं तो सामूहिक जो गतिविधियां होती है जो सभी लोग मिलकर करते हैं, उसमें उत्कर्ष मतलब आगे की ओर बढ़ने का क्या करना है, आगे की ओर बढ़ने का सतत जो है कि आपको प्रयास करना है। ये 10वें नंबर के पॉइंट में लिखा है। और 11 नंबर के पॉइंट सबसे पहले आपने पढ़ लिया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता का संरक्षण और शिक्षा अवसर प्रदान करने का क्या मिलता है, अधिकार जो है कि आपको मिलता है। किसमें लिखा है, ये 11वें नंबर के पॉइंट में जो है कि आपको लिखा है। चलिएगा, तो ये आपको 11 नंबर का पॉइंट जो है कि आपको देखना है ना। और ये जो है कि बहुत सारे में जो है कि आपको नहीं मिलेगा, इतना आसान लैंग्वेज, इतना आसान भाषाओं में नहीं मिलेगा, जो हमने आपको सजा के दे दिया है, हमने आपको सजा कर दे दिया है। इसी में कुछ निर्णय आया था। निर्णय क्या आया था जरा देख लीजिएगा। इसमें एक निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। किसका निर्णय आया था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। ठीक है, जरा आइएगा सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था, जरा उसको भी देख लेते हैं। ये भी सवाल पूछ लिया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वाला सवाल ना पूछा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो है कि आपको नियम को जो है कि आपको क्या किया था, परिवर्तन करते हुए वर्ष 2016 में। कब का बात है, वर्ष 2016 में सिनेमा हॉल में फिल्म की शुरुआत से पहले आपको क्या बनता है, बजता है राष्ट्रीय गान जो है कि आपको बजता है, जन गण मन अधिनायक जय, है ना, बजता है ना। सिनेमा हॉल में जाते हैं फिल्म देखने के लिए, उससे पहले जो है कि आपको बजता है। प्रसारण के दौरान, है ना, वहां पर उपस्थित सभी लोगों को राष्ट्रगान के सम्मान में क्या करना है, खड़ा होने का जो है कि अधिकार जो है कि आपको क्या बोलता है, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज बोलता है कि आपको क्या होना है, खड़ा होना है। ये सुप्रीम कोर्ट जो है कि बोला क्या वर्ष 2016 में, कि अगर आप जाते हैं फिल्म देखने के लिए, थिएटर में जाते हैं, सिनेमा देखने के लिए, अगर राष्ट्रीय गान बजेगा तो आपको क्या होना है, खड़ा होना है। किसके लिए खड़ा होना है, मौलिक कर्तव्य में आपका बात लिखा है कि आपको पालन करना है। ठीक है, पालन करना है। आवाज जा रही है कि नहीं जा रहा है, आ रही है सर, आ रही है आवाज, आ रही है, आ रहा है ना। तब जो है कि आपको क्या हुआ, बहुत लोग जो है कि इसमें जो है कि क्या बोला कि हमारा पैर में दर्द है, हमारा हाथ में दर्द है, हम उठ नहीं सकते, हमारा कमर में जो है कि दर्द है। तो कमर में दर्द है, तू आया क्या फिल्म देखने रे, तेरा कमर में दर्द, तू घर में रहता, तो फिल्म देखने का के लिए हमरा से खड़ा नहीं हुआ होगा। ये सब जो है कि आपको बोल रहा, खड़ा नहीं होना हो नहीं सकता है तुम, लेकिन फिल्म देख सकता है तू बैठ के 3 घंटा। अब फिर घरे जाना होगा तो फिर चल के तू जा सकता है, लेकिन पूरा 60 सेकंड खड़ा नहीं होगा। तो ऐसे तू काहे के लिए। तब जो है कि फिर से जो है कि सुप्रीम कोर्ट अपना जो है कि आपको परिवर्तन कर दिया। क्या परिवर्तन कर दिया, 2018 में परिवर्तन कर दिया क्या,
कि अब जो है कि आपका जो है कि फंडामेंटल ड्यूटीज है, आपको मन करे तो खड़ा होइए और नहीं मन करे तो मत खड़ा होइए, है ना। तो अब देखिएगा किसी को बाध्यकारी नहीं किया जाता है खड़ा होने के लिए, पहले बाध्यकारी था, लेकिन 2018 में इसको चैलेंज जो है कि बहुत कोर्टों में किया गया, उसके बाद इसको क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, बदल दिया गया कि आपका मन है तो आप अपने सम्मान में खड़ा होइए, नहीं मन है तो नहीं खड़ा होइए। देखिए क्या लिखा है, राष्ट्रीय गान के समय पर्दा स्क्रीन पर राष्ट्रीय ध्वज अनिवार्य नहीं कर दिया गया। अब जो है कि पहले राष्ट्रीय ध्वज जो है कि लगाया जाता था, और राष्ट्रीय ध्वज में जो है कि खड़ा होना अनिवार्य कर दिया गया, और अब जो है कि क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय ध्वज को हटा दिया गया, सीधे राष्ट्रीय गान बजा दिया जाता है। तो राष्ट्रीय गान बजता है तो आपको खड़ा होना है तो होइए, नहीं होना है तो मत होइए। ये जो है कि सुप्रीम कोर्ट एक परिवर्तन की, अब परिवर्तन करने के कारण जो है कि ऐसा किया गया। कुछ जो है कि आपको नालायक लोग के कारण जो है कि ऐसा ऐसा कांड हो गया, है ना, ऐसा ऐसा कांड हो गया कि वो जो फिल्म देखने के लिए जा सकता है लेकिन 60 सेकंड उसको खड़ा नहीं हुआ जा सकता है उससे, तो इसे फिल्म देखने जाएगा क्या है तुझे। सही बात सर है, ये वो 2018 से कुछ कुछ किया होते है। हैं हाँ 2018 से इसको बंद कर दिया, क्या बोला, बंद करके निर्णय लिया गया कि इसमें खड़ा इसको नहीं होना लाया है, कब अनिवार्यता सर? को समाप्त कर दिया गया। 2016 में इसको लाया गया। 2016 में जब आया ना फिल्म सिनेमा हॉल में, पहला जो है कि सिनेमा चालू होने से पहले जो है कि आपको बजेगा, उस समय राष्ट्रीय ध्वज होता था, और राष्ट्रीय ध्वज पे तब जो है कि जन गण मन चलता था। कब कर दिया, 2018 में बोला कि ठीक है, जब तुम लोग नहीं मानोगे बात तो राष्ट्रीय ध्वज को हटा देते हैं स्क्रीन से, और उसमें राष्ट्रीय गाने सिर्फ बजेगा, और तेरा खड़ा होने का मन है तो तू हो, और नहीं होने का मन है तो मत हो, तुम, है ना, मत हो। ऐसा कर दिया गया। समझ रहे हैं देश में कैसा कैसा नागरिकों है ना, एक से एक नागरिक सब है ना, अब अलग नागरिक सब बहुत बहुत मतलब कि अब है 3 ना। घंटे फिल्म देखने के लिए 2-2 किलोमीटर हाँ दूर 3 जा घंटा रहे बैठ सकता है लेकिन 60 सेकंड खड़ा नहीं हो सकता है, बहुते प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। और एक केस आया था विजय एमनुअल बनाम जो है कि केरल राज्य, कब का केस है, वर्ष 1986 का केस है। कब का केस है, वर्ष 1986 का केस है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय गान पर जो है कि आपको गान के बाद नहीं किया गया, मतलब कि राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाद नहीं किया गया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि किसी का मन है तो गाएगा, नहीं मन है तो नहीं गाएगा, इसके लिए बाध्यकारी नहीं किया जाएगा। ये किस केस में आया था, तो ये विजय एमनुअल बनाम जो है कि केरल राज्य का केस था। कब आया था ये केस, 1986 में जो है कि आपको आया था। कब आया था, 1986 में। इससे अधिक ना आपसे सवाल पूछ सकता है, ना इससे अधिक आपको पढ़ना है ना, जितना लिख दिए इतना ही सफिशियंट है, इससे अधिक ना पूछेगा, ना इससे आपको पढ़ना है। मौलिक कर्तव्य खत्म हो गया, क्या हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज आपका खत्म हो गया। समझ में आया फंडामेंटल ड्यूटीज की नहीं आया, आ गया। चलिए अब आते हैं राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति कहाँ गया साहब, दिया था राष्ट्रपति कर दें शुरू, जैसा बोले। राष्ट्रपति लंबा का है। राज्यकाल तब खत्म हो जाएगा। अच्छा संसदीय कार्यपालिका है, न्यायपालिका जो है कि आपको होने वाला है ना, न्यायपालिका जो है कि छोटा सा। चलिए तो ठीक है, तो कल ही करेंगे, तो फिर 12 बज गया, आप लोग का इच्छा नहीं है, तो हमारा मन था कि अभी आधा घंटा और चलने देने का, लेकिन चलिए।